Yes, we are live now. Hello friends, this is Himanshi and welcome to Let's Learn. Hopefully आप सभी बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे. सभी को गुड इवनिंग, नमस्कार, राम राम, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम, व्हाट आर यू फील कनेक्टेड विद. आज की ताज़ा खबर में है जीन प्याजे जी और प्याजे चचा, हम इनको प्यार मोहब्बत से कहते हैं, जिनके क्वेश्चंस बेहद महत्वपूर्ण होते हैं. मल्टीपल क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं सीटेट में और अन्य सभी टीचिंग एग्जाम्स में, चाहे वो डीट प्लस भी हो, केवीएस हो, कहीं भी. ठीक, तो स्टार्ट करते हैं, समझते हैं जिस तरह के क्वेश्चन सीटेट में आते हैं या इवन कहीं भी आते हैं उस तरह के क्वेश्चंस हैं. ज्यादातर नए क्वेश्चंस हैं, थोड़े से दो तीन दिमाग के ब्रेन से, बेसिकली ब्रेन सेल्स आपके यूज होंगे, दिमाग में ही होते हैं ब्रेन सेल्स, तो मतलब थोड़ा सा दिमाग का इस्तेमाल होगा. बट हाँ, सिलेबस के अराउंड क्वेश्चंस, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल जो है मुश्किल क्वेश्चन बनाने के चक्कर में आपको जो है परेशान किया जाए. बट हाँ, कुछ लोगों को चैलेंजिंग फील होगा और कुछ क्वेश्चंस हैं जो रिपीटेडली आते हैं और ज्यादातर क्वेश्चंस हैं जो नए हैं और वो उसी पैटर्न पे हैं जो जिस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं. बात सही है या नहीं है? आ जाइए, हम लोग मिल रहे हैं कई दिनों बाद. आजकल क्लास का थोड़ा ऐसे ही है, एक दिन होती है मैं वही नए घर की शिफ्टिंग, फिर थकान वकान दुनिया भरी चीज़ें हो जाती हैं. किसी दिन यूट्यूब पे हो रही है क्लास तो किसी दिन ऐप पे हो रही है. थोड़ा सा रेगुलरिटी की दिक्कत है, बट मैं कोशिश कर रही हूँ कि रेगुलर हुआ जाए और अगले एक महीने की क्या स्ट्रैटेजी रहे और आप कैसे तैयारी करें, इन सब पे भी चर्चा की जाए. इतने आप प्रीवियस वीडियोस भी देख सकते हैं, वो भी इक्वली हेल्पफुल हैं. सिलेबस कोई भी चेंज अभी तक उस तरह से हुआ नहीं है. ठीक, चलिए खैर, संज्ञानात्मक विकास यानी कॉग्निटिव डेवलपमेंट की थियरी है प्याजे की, जिस कॉग्निटिव डेवलपमेंट का मतलब होता है दिमाग से संबंधित चीजों का विकास. आज हम बैच में भी ये थियरी कर रहे थे सीटेट की, है ना. कॉग्निटिव डेवलपमेंट का मतलब क्या है? कॉग्निटिव डेवलपमेंट यानी संज्ञानात्मक विकास, जिसकी थियरी प्याजे वाइगॉस्की दोनों ने दी है. कॉग्निटिव डेवलपमेंट मतलब मेंटल डेवलपमेंट, मानसिक विकास भी इसको कह सकते हैं. इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट यानी बौद्धिक विकास भी इसको कह सकते हैं, बुद्धि का विकास भी. तो इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट की 4 स्टेजेस किसने दी हैं? प्याजे ने दी है. मेंटल डेवलपमेंट प्याजे, कॉग्निटिव डेवलपमेंट प्याजे, यानी इस थियरी को 3 अलग अलग नामों से जाना जा सकता है. कॉग्निटिव डेवलपमेंट यानी संज्ञान आत्मक विकास, यानी संज्ञान यानी ज्ञान का निर्माण कैसे होता है इसकी बात इसमें होती है. थिंकिंग, जितने भी काम दिमाग से होते हैं वो सब इसमें आते हैं, चाहे वो लैंग्वेज हो, थिंकिंग हो, रीजनिंग हो, इमेजिनेशन हो, परसेप्शन हो, मेमोरी हो, प्रॉब्लम सॉल्विंग हो, जो भी काम दिमाग से हो रहा है वो इसी में आएगा. सिंपल बात, कोई भी इधर उधर की बात नहीं. चलिए आते हैं क्वेश्चंस में. आपको मजा आएगा करने में. अगर आपने थियरी पढ़ी है तो थोड़ा सा आपको एक नयापन फील होगा क्वेश्चंस में और इंटरेस्टिंगली आप सॉल्व कर पाएंगे. आई नो टेलीग्राम पे पीडीएफ कुछ पेंडिंग है, बट वो मिल जाएंगे आपको, 2-3 पीडीएफ जो भी पेंडिंग है. फेक चैनल से मत जुड़िएगा. लेट्स लर्न स्क्वाड सर्च करेंगे तब जाके आपके सामने लेट्स लर्न के नाम से एक टेलीग्राम चैनल आएगा जिसपे 9,64,000 और समथिंग लोग जुड़े हुए हैं. किसी भी फेक चैनल, किसी भी फेक वेबसाइट से प्लीज मत जुड़िएगा. सिर्फ करियरवेल ऐप पे पेड कोर्सेज आते हैं और टेलीग्राम पे फ्री नोट्स मिलते हैं. इसके अलावा या ये जो इंस्टाग्राम हिमांशी सिंह ऑफिशियल है या आपका फेसबुक पेज है जो यहाँ मेंशन है, उसके अलावा किसी भी जगह पे आप फेक मेरे नाम पे प्लीज मत जुड़िएगा. किसी भी टेलीग्राम चैनल, किसी भी वेबसाइट, कहीं से भी कुछ टेढ़ा मेढ़ा कोई कोर्स प्लीज मत लीजिएगा. अगर कोर्स ले रहे हैं तो करियरवेल ऐप डाउनलोड करके टीचिंग सेक्शन में जाकर लेंगे, और अगर आप टेलीग्राम से नोट्स डाउनलोड कर रहे हैं तो वो आप अभी जो बताया लेट्स लर्न स्क्वाड वहां से करेंगे. चलिए आते हैं फटाफट से क्वेश्चन पे. क्वेश्चन आपके सामने अर्ज किया है, पहला ही सवाल है और बड़ा मजेदार सा सवाल है. ध्यान से सॉल्व करने का प्रयास करेंगे. क्वेश्चन नंबर 1 कहता है, अ 22-year-old गर्ल said that Jean Piaget is a radical constructivist. What does the term radical constructivist mean here? मतलब क्या है रेडिकल कंस्ट्रक्टिविस्ट का? एक 22 साल की लड़की है जिसने प्याजे की थियरी पढ़ी, मान लीजिए अपने बीएलएड, डीएलएड, बीटीसी, जेबीटी, जो भी टीचिंग ट्रेनिंग की, और वो सीटेट का एग्जाम देने जा रही है और वो कहती है कि प्याजे क्या है? एक रेडिकल कंस्ट्रक्टिविस्ट है. जैसे हम आज बैच में पढ़ रहे थे वैसे ही. रेडिकल बोले तो उग्र रचनावादी. वाइगॉस्की क्या है? सोशल कंस्ट्रक्टिविस्ट है, सामाजिक रचनावादी. दोनों रचनावादी हैं, दोनों बच्चों को एक्टिव रखने की बात करते हैं, बट प्याजे रेडिकल हैं, वाइगॉस्की सोशल है. ठीक, अब उग्र रचनावाद का मतलब क्या है? सिंपल शब्दों में ये पूछा है हमसे. पहला ऑप्शन है, लर्निंग इज डन इन अ कंट्रोल्ड एनवायरमेंट वेयर टीचर एक्ट्स एज अ फैसिलिटेटर. देखिए, टीचर फैसिलिटेटर, सुविधा दाता की तरह एक्ट करे, कोई दिक्कत नहीं है इस बात में, कोई समस्या नहीं है, कोई परेशानी नहीं है. तुम फोन बंद कर लो, मेरे को हो रहा है डिस्ट्रैक्शन, जैसे कहते हैं. ठीक, तो अगर हम बात करें, निशा को बोल रही हूं, अगर हम बात करें किस चीज की, टीचर फैसिलिटेटर तो है, यानी वो सुविधा प्रदान करेगा, जो कि कंस्ट्रक्टिविज्म में एनसीएफ कहता ही है. लेकिन कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में होगी जहां टीचर फैसिलिटेटर है, ये बातें सही है, कोई दिक्कत नहीं है. लेकिन रेडिकल कंस्ट्रक्टिविज्म का मतलब ये थोड़ा ही होता है. ये तो रचनावाद की भी बात हो रही है, ये तो वाइगॉस्की भी सेम करेंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है. कि एनवायरमेंट है और कंट्रोल्ड एनवायरमेंट भी हो सकता है, वो अनकंट्रोल्ड भी हो सकता है. जनरली कंट्रोल्ड होता है, क्लासरूम में एक्टिविटीज हो रही है, और वो नॉर्मल अनकंट्रोल्ड भी हो सकता है, दोनों हो सकते हैं. इसको गलत नहीं कहेंगे, बट ये इसके बारे में सही नहीं है. रेडिकल कंस्ट्रक्टिविज्म सही नहीं है. लर्निंग इज कंस्ट्रक्टेड बाय द लर्नर एंड ऑल द नॉलेज डिपेंड्स ऑन द कॉग्निटिव स्ट्रक्चर ऑफ द लर्नर. अधिगम का जो निर्माण है वो शिक्षार्थी द्वारा किया जाता है और सारा ज्ञान शिक्षार्थी की संज्ञानात्मक संरचना पर निर्भर करता है, यानी उसका कॉग्निटिव स्ट्रक्चर कैसा है,
उसके दिमाग का स्ट्रक्चर कैसा है उस पर निर्भर करेगा, ये बात हो रही है। या फिर थर्ड ऑप्शन, लर्निंग इज डन थ्रू दी ट्रेडिशनलिस्ट अप्रोच वेयर द टीचर एक्ट्स एज अ सुप्रीम अथॉरिटी। टीचर कोई भी सुप्रीम अथॉरिटी एक्ट नहीं कर सकता। रचनावाद में जहां बच्चा सेंटर में, जहां बच्चा कंस्ट्रक्शन करेगा, ज्ञान की रचना करेगा, तभी रचनावाद कहलाता है। ठीक। लर्निंग इज बिल्ट ऑन चाइल्ड्स करंट थिंकिंग। देखिए सिर्फ थिंकिंग नहीं है इन्वॉल्व, ये थिंकिंग से जो स्कीमा बनेगा यानी मेंटल स्ट्रक्चर्स होंगे, प्रीवियस नॉलेज उसमें शामिल होगी ही होगी, है ना। तो वो जो बेसिकली सब कुछ इन्वॉल्व है, जस्ट थिंकिंग नहीं है कि जो लर्निंग है वो सिर्फ थिंकिंग पे बेस्ड है, क्योंकि इससे बेहतर ऑप्शन हमारे पास है। कहां पे है? यहां बी ऑप्शन में। अगर नहीं होता तो हम मजबूरी में चले जाते इसके साथ, क्योंकि कॉग्निशन का मतलब या कॉग्निटिव डेवलपमेंट, संज्ञानात्मक विकास का मतलब अभी बताया था ना, थिंकिंग, रीजनिंग, कितनी सारी चीजें लिखी हुई थी। सिर्फ सोचना थोड़ी होता है कॉग्निटिव डेवलपमेंट का मतलब। तो जब इससे बेहतर ऑप्शन है अवेलेबल, यानी चिंतन भी है, तर्क भी है, इमेजिनेशन भी है, निर्णय लेना भी है, डिसीजन मेकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, किसी समस्या का समाधान करना भी, ये सब काम दिमाग से होते हैं ना। मेमोरी दिमाग में है ना, स्मृति, ईरानी नहीं, याद रखने वाली मेमोरी। ठीक। फिर आते हैं परसेप्शन पे। आपके 5 सेंसेस आपके ब्रेन तक इंफॉर्मेशन भेजते हैं और एक पिक्चर क्रिएट होती है, एक नजरिया बनता है। अटेंशन, ध्यान देते हैं आप कहीं पे, जैसे अभी दे रहे होंगे होपफुली क्लास में। भाषा भी आपकी संज्ञानात्मक विकास से ही संबंधित है। तो कॉग्निटिव डेवलपमेंट में तो मेंटल स्ट्रक्चर्स आपके होते हैं जो किसी प्रॉब्लम सॉल्विंग से आए हो, किसी रीजनिंग से आए हो, थिंकिंग से आए हो, इमेजिनेशन से आए हो, इन सब का इस्तेमाल करके एक अलग से धारणा बन सकती है। तो सिर्फ थिंकिंग पे बेस्ड होगा ये कहना गलत है कि करंट थिंकिंग पे ही लर्निंग बेस्ड होती है। ठीक। तो बात क्या चल रही है यहाँ पे, जो रेडिकल कंस्ट्रक्टिविज्म है, यहां लर्निंग इज कंस्ट्रक्टेड बाय द लर्नर एंड ऑल द नॉलेज डिपेंड्स ऑन द कॉग्निटिव स्ट्रक्चर ऑफ द लर्नर। बच्चे का संज्ञानात्मक संरचना बच्चे की क्या है। अब संज्ञानात्मक संरचना का मतलब क्या, कॉग्निटिव स्ट्रक्चर का मतलब यहां क्या है। देखिए जो रेडिकल कंस्ट्रक्टिविज्म है वो ये कहता है कि हाँ बच्चा इंडिपेंडेंटली अपने ज्ञान का सृजन करेगा, इस बात को आप मान लीजिए। ठीक। तो रेडिकल कंस्ट्रक्टिविज्म की जब हम बात कर रहे हैं, हाँ उग्र रचनावाद जिसको प्याजे बिलोंग करते हैं, रेडिकल कंस्ट्रक्टिविस्ट हैं प्याजे। ध्यान से समझिएगा, थोड़ी सी छोटी सी कहानी है और कहानी में ही जो है सारी बात छिपी हुई है। उग्र रचनावाद की जब हम बात कर रहे हैं तो ये कह रहे हैं टोटली डिपेंड्स ऑन कॉग्निटिव स्ट्रक्चर्स ऑफ द लर्नर। ये है लर्नर, निशा के जैसा फोन में लगा हुआ है और पढ़ने की भी कोशिश कर रहा है, आप भी हो सकते हैं ये। ठीक। तो मैं मजाक में ये बातें कहती हूँ, सीरियस लेने का मन हो तो आप ले सकते हैं, आपकी इच्छा है। देखिए अगर हम बात करें यहां तो एक लर्नर है जिसके दिमाग में कुछ तो मेंटल स्ट्रक्चर्स होंगे, मानसिक संरचनाएं होंगी, कुछ एक तरह से सोचता होगा, समझता होगा, कुछ ज्ञान भरा हुआ होगा, है ना, कुछ प्रोसेस करता होगा, ये सारी थिंकिंग, रीजनिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, डिसीजन मेकिंग, अटेंशन, मेमोरी, परसेप्शन, सब कुछ होगा। मेंटल स्ट्रक्चर बना, स्कीमा बना अगर मैं कहूं तो। ठीक। स्कीमा एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, आसान भाषा में कहूं तो। ठीक है बात। अब उग्र रचनावाद यही कहता है कि व्यक्ति का जो इंडिपेंडेंट थिंकिंग है, उसका मेंटल स्ट्रक्चर्स हैं, जो नॉलेज है वो सब्जेक्टिव है। सब्जेक्टिव बोले तो मेरे एक्सपीरियंस के आधार पे, क्योंकि मेंटल स्ट्रक्चर बना कैसे है, एक्सपीरियंस, बच्चे के अनुभव के आधार पे, है ना, जो भी उसका प्रायर एक्सपीरियंस है, प्रायर नॉलेज है, उन सब के आधार पे उसकी थिंकिंग, रीजनिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, उन सब से एक कंक्लूजन पे वो पहुंचा होगा। तो एक्सपीरियंस के आधार पे। सब्जेक्टिव क्या होता है, एक होता है ऑब्जेक्टिव, जैसे ही आपका क्वेश्चन है कि 4 ऑप्शन है, एक ही सही होगा, ये है ऑब्जेक्टिव, है ना। सन राइजेस फ्रॉम ईस्ट, सूर्य जो है पूर्व से उदय होता है, क्या है, ऑब्जेक्टिविटी है इस बात में। लेकिन सब्जेक्टिविटी क्या है, मैं कहूं मेरे लिए भगवान है, कोई कहे मेरे लिए नहीं है, वो सब्जेक्टिविटी है उस बात में। तो नॉलेज सब्जेक्टिव है, अलग व्यक्ति के अलग अलग एक्सपीरियंसेस पे अलग अलग नॉलेज अलग अलग तरह से परसीव की जा सकती है। तो ये व्यक्ति परक है, वस्तुनिष्ठ नहीं है, व्यक्ति परक है ना। हर बच्चा अपने एक्सपीरियंस के बेस पे अपनी समझ क्रिएट करेगा। ये उग्र रचनावादी कह रहे हैं कि सिर्फ समाज या दुनिया भर नहीं दे रही है उसके दिमाग में, वो अपने अनुभव के आधार पे क्रिएट करेगा। तो सेकंड ऑप्शन इज द बेस्ट ओवर हियर। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्योंकि आगे बढ़ना जीवन में बहुत जरूरी है। क्वेश्चन नंबर है 2, देखिएगा क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है। थोड़े से लेंदी लगेंगे प्याजे के क्वेश्चंस, बट अच्छे क्वेश्चंस है, वर्थ इट हैं। एक बार आपकी समझ बन गई तो फिर वाइगॉस्की भी क्लियर हो जाएंगे यहीं से। ठीक। अ क्लास ऑफ वुड बी टीचर्स, वुड बी टीचर्स का मतलब क्या है, टीचर ट्रेनिंग, टीचर ट्रेनीज, टीटी जिसको हम बोलते हैं, वो क्या होते हैं, जब आप बीएड कर रहे हैं, बीटीसी कर रहे हैं, डीएलएड कर रहे हैं, तब आप टीचर ट्रेनिंग कहला रहे हैं। क्या आप अभी टीचर बने नहीं है, वुड बी टीचर हैं, अभी बनने वाले हैं, उसकी ट्रेनिंग ले रहे हैं। तो जब आप एक टीचर ट्रेनी है, were asked to write one critique of Piaget's theory, which of the following student was wrong? तो कुछ विद्यार्थी हैं जो प्यूपिल टीचर्स जिनको हम कहते हैं, उनको एक क्रिटिक, एक आलोचना पियाजे की लिखने को कहा गया। आपको देखना है कि कौन सा बच्चा गलत था, कौन से स्टूडेंट ने गलत आलोचना लिखी है। ठीक है ना, फटाफट से बताएं, भेज दीजिए तरुण पांडे, मेल कर दीजिए क्वेश्चंस।
तो ऋतिका कह रही है, ऋतिका एक स्टूडेंट है, टीचर ट्रेनी है, प्यूपिल टीचर है, पियाजे मिस्ड द इम्पैक्ट ऑफ द सोशल एनवायरनमेंट एंड कल्चर ऑन कॉग्निटिव डेवलपमेंट बिकॉज ही वाज सो फोकस्ड ऑन द यूनिवर्सल स्टेजेस ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट एंड बायोलॉजिकल मैच्योरेशन। यानी पियाजे ने जो है मिस कर दिया इम्पैक्ट सोशल एनवायरनमेंट का और कल्चर का कॉग्निटिव डेवलपमेंट पे, यानी संज्ञानात्मक विकास पे, हमारे दिमाग के विकास पे, समाज और संस्कृति का जो इम्पैक्ट है उसको थोड़ा मिस कर दिया और यूनिवर्सल स्टेजेस दे दी डेवलपमेंट की और बायोलॉजिकल मैच्योरेशन को यानी हेरिडिटी को महत्वपूर्ण मान लिया। बात तो सही लग रही है, ये क्रिटिक है, हमें क्या पता। पूछा क्या जा रहा है हमसे, क्रिटिक चाहिए, रॉन्ग कौन है, गलत कौन है। हाँ बताइए, क्या ऐसा किया पियाजे ने? हाँ, वाइगोत्स्की के केस में कहा जाता है कि उन्होंने बायोलॉजी को इग्नोर कर दिया कुछ हद तक और पियाजे के केस में सोशल एस्पेक्ट को कुछ हद तक इग्नोर किया, पूरी तरह से नहीं किया बट किया। बात तो सही है। राधा क्या कह रही है, हिज थियरी, जेनेटिक्स को इन्होंने ज्यादा महत्व दे दिया हेरिडिटी को। राधा क्या कह रही है, हिज थियरी इज नॉट बेस्ड ऑन ऑब्जर्वेशन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम डिफरेंट कल्चर्स। राधा कह रही है कि जो इनकी थियरी है, इनका सिद्धांत है, वो विभिन्न संस्कृतियों के बच्चों के अवलोकन पर आधारित नहीं है, यानी अलग अलग कल्चर के बच्चों को ऑब्जर्व नहीं किया गया जब पियाजे अपनी थियरी बना रहे थे। कल्चर का मतलब क्या है, वो एशियन कंट्रीज में आते, मतलब अगर वो इंडिया आते, श्रीलंका जाते, या फिर मान लेते हैं वो अमेरिका जाते, स्विस थे ना, स्विट्जरलैंड से थे पियाजे, बट ऐसा उन्होंने किया नहीं। वो स्विस साइकोलॉजिस्ट थे तो स्विट्जरलैंड के ही बच्चों पे उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया और स्विट्जरलैंड में भी स्पेसिफिकली अपने बच्चों पे उन्होंने एक्सपेरिमेंट किए। तो सभी संस्कृतियों में तो उन्होंने देखा ही नहीं, तो ये सब पे लागू नहीं होती है चीज, ये इसका क्रिटिसिज्म है। बात बिल्कुल सही है भाई, जब पियाजे निकले नहीं स्विट्जरलैंड से और कल्चर का हमारे संज्ञानात्मक विकास पे प्रभाव पड़ता है, हमारी संस्कृति का, किस संस्कृति में किस समाज में हम रह रहे हैं उसका प्रभाव पड़ता है हमारे संज्ञानात्मक विकास पे। डेवलपमेंट जो है सामाजिक आर्थिक स्थिति और सामाजिक सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य से प्रभावित होता है। जिस संस्कृति, जिस समाज में आप रहते हैं, जो एक्टिविटीज आप बचपन से कर रहे हैं, जो त्योहार आप मना रहे हैं, इन सब चीजों का प्रभाव पड़ता है। जो स्पिरिचुअल टैक्स या वॉट एवर जो भी आप पढ़ रहे हैं, तो इसका प्रभाव पड़ेगा। बात तो सही है। फिर आएगा थर्ड ऑप्शन, समय। समय एक व्यक्ति है या स्टूडेंट है, वो कहता है पियाजे अंडर एस्टिमेटेड द एबिलिटीज ऑफ चिल्ड्रन बिकॉज ऑफ द टास्क यूज्ड ड्यूरिंग हिज एक्सपेरिमेंट्स। कि पियाजे ने बच्चों की क्षमताओं को कम आंका, जो उन्होंने प्रयोग किए उससे ही पता लगता है। हाँ, ऐसा ये भी एक क्रिटिसिज्म है पियाजे का कि कई बार पाया गया कि वो बच्चा जो रिवर्सिबिलिटी की वो बात कर रहे हैं या कंजर्वेशन की बात कर रहे हैं, तो उसमें से कुछ चीजें बच्चा 7 से 11 की बजाय 2 से 7 में सीख ले रहा है, तो वो अंडर एस्टिमेट किया कहीं कहीं पे, ऐसा भी दिखा। एक्सेप्शन है ना, तो यहां कह सकते हैं कि ये भी क्रिटिसिज्म यानी आलोचना में आएगा उनकी। असीम कह रहे हैं ही हैज टेकन चिल्ड्रन ओनली फ्रॉम 0 to 12 years ऑफ एज। असीम ने कहा केवल 0 से 12 वर्ष तक की आयु के बच्चों को ही उन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट में शामिल किया। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन, आप देख रहे हो इतना लेंथी क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन से कम आपकी 4-5 बातें क्लियर हो रही हैं। तो एक क्वेश्चन का मतलब हो गया कई क्वेश्चन कर लिया आपने, ठीक। तो अगर हम देखें समय, कोई कह रहा है समय, या कोई तो कह रहा है कि डेली क्वेश्चन की प्रैक्टिस कराऊं मैं। मेरी कोशिश तो ऐसी है बट हो नहीं पा रहा है अभी, तो अभी जितना हो पा रहा है, जब हो पा रहा है, मेरी कोशिश है कि मैं कराऊं, है ना। जब मौका मिल रहा है करें हम लोग प्रैक्टिस, 2 दिन में 4 दिन में, जैसे आज चौथा 5वां दिन है, बट कोशिश है कि अभी कल और परसों तो एटलीस्ट क्लास हो, फ्राइडे तो छुट्टी होगी और सैटरडे भी जहां तक छुट्टी होगी, ठीक। तो जितने दिन हो पा रही है आप क्लास चेक कर लिया करो कि लगी है या नहीं, लेकिन जितनी भी क्लासेस होंगी क्वालिटी क्लासेस होंगी, इतना पक्का है ना। और बढ़ा देंगे क्लासेस, अभी पेपर आने दो। तो समय क्या कह रहे हैं, पियाजे ने अंडर एस्टिमेट किया बच्चों को, और ये ठीक बात है। ये बात आपको पहचानिए कि 0 to 12 years के बच्चों पे एक्सपेरिमेंट किया है क्या? बिल्कुल नहीं, यही गलत है। जो गलत है वही सही है, क्योंकि पूछा ही गलत था। देखो समझना पड़ेगा, मैचुरेशन पे फोकस किया, कल्चर को इग्नोर किया, कुछ हद तक मानी जाती है, इनकी क्रिटिसिज्म है। कल्चर का प्रभाव पड़ता है, नॉट बेस्ड ऑन ऑब्जर्वेशन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम डिफरेंट कल्चर। हाँ, सारे कल्चर के बच्चे नहीं लिए, सिर्फ स्विट्जरलैंड के बच्चे, वो भी अपने ही बच्चों पे एक्सपेरिमेंट किया, ये भी एक उनका क्रिटिसिज्म है। पियाजे अंडर एस्टिमेटेड द एबिलिटीज ऑफ चिल्ड्रन, बच्चों की एबिलिटीज को अंडर एस्टिमेट किया गया, कई स्टेजेस में देखा गया। ये तीनों ही बातें सही है, लेकिन फोर्थ जो बात है, असीम की बात सही नहीं है। फोर्थ ऑप्शन इज द राइट आंसर। देखना कितने लोग दे रहे हैं फोर्थ ऑप्शन। हाँ, तो 32% लोग सिर्फ जवाब दे पा रहे हैं, तो वो भी मैं बता चुकी हूं अभी। तो असीम की बात सही नहीं है। क्यों नहीं है सही? देखो, पियाजे की स्टेजेस डिसकंटिन्यूअस डेवलपमेंट की बात करते हैं पियाजे, यानी असतत है और यूनिवर्सली सेम है। 4 स्टेजेस है ना पियाजे की। SPCF सिंपल आपको फंडा बताया हुआ है ना। शॉर्ट फॉर्म्स ऐसी ऐसी आपको, जो निमोनिक जिनको हम कह सकते हैं, ठीक है। हर एक स्टेज में बच्चा बेहतर 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 होता जाएगा, संज्ञानात्मक रूप से उसकी क्षमता बढ़ती जाएगी। जन्म से 2 वर्ष, 2 से 7, 7 से 11, 11 से 15 या 11 एंड अबव भी हम कई बार कह देते हैं, है ना। 11 एंड बियॉन्ड भी कह देते हैं। तो ऐसा नहीं है कि 11 से 12, 11 से तो शुरू ही हो रही है वो स्टेज। 11 से 12, 12 साल पे थोड़ी खत्म हो जाएगी। फॉर्मल ऑपरेशनल 11 से तो शुरू होती है। SPCF यानी सेंसरी मोटर, प्री ऑपरेशनल, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल और फॉर्मल ऑपरेशनल। संवेदी परक, पूर्व संक्रियात्मक,
मूर्त संक्रियात्मक और औपचारिक संक्रियात्मक। तो औपचारिक संक्रियात्मक तो 11 से शुरू हो रही है, 11 से 15, 11 एंड बियॉन्ड भी लिख देते हैं कई बार, 12 पे थोड़ी खत्म हो जा रही है। तो ये तो कहना गलत है कि 12 पे खत्म हो जाती हैं सारी स्टेजेस, इसीलिए असीम की बात जो है नहीं मानी जाएगी। बट 1 नंबर असीम नहीं दिलाया हमें, क्योंकि यही उत्तर सही था, क्योंकि पूछा ही गलत था और जो गलत था वही सही था। चलिए खैर क्वेश्चन नंबर 4 पे आ जाइए, ये बात तो जीवन भर जो है चलती रहेगी। कौन सा क्वेश्चन है? 3। हाँ 3 पे आ जाइए आप। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 3, जीन पियाजे सेड दैट चिल्ड्रन आर लिटिल साइंटिस्ट, व्हाट डज द टर्म लिटिल साइंटिस्ट मीन? यानी जीन पियाजे ने कहा कि बच्चे नन्हे वैज्ञानिक होते हैं, ये जो शब्द है नन्हे वैज्ञानिक, इस टर्म का मतलब क्या है बताइएगा फटाफट से। पहला ऑप्शन है चिल्ड्रन पैसिवली कंस्ट्रक्ट देयर नॉलेज, जहां बच्चे को निष्क्रिय कर दिया, जीरो कर दिया, बैठा दिया, उसको पैसिव कर दिया, जहां वो एक्टिवली ज्ञान का सृजन नहीं कर रहा है एक्टिविटी करके, वो आंसर हो नहीं सकता कि पियाजे ये कहें कि बच्चा निष्क्रिय है, क्योंकि वो तो ज्ञान का सृजन। और लिटिल साइंटिस्ट, साइंटिस्ट निष्क्रिय होगा, साइंटिस्ट तो एक्टिव मिलेगा। नन्हा वैज्ञानिक है ना बच्चा, अपनी दुनिया में अपने आसपास जो उसको मिलता है उस पर एक्सपेरिमेंट करता है, क्यूरियोसिटी है। मैं वो पेन वाला एग्जांपल अपना बहुत बार देती हूँ कि पहली बार ये वाला क्या टिक टैक पेन बोलते हैं उसको, क्या बोलते हैं, जो भी है, स्प्रिंग वाला पेन मिला, उसको खोल के देखा, आपको कुछ भी नया खिलौना, पहले तो आप रोते हैं उसके लिए, फिर मिल जाता है, फिर बच्चा कुछ ही देर में आपको दिखेगा या 2 दिन में हद से हद वो खोल के तोड़ फोड़ के कुछ ना कुछ उसमें कर देता है आउट ऑफ क्यूरियोसिटी, क्योंकि वो है नन्हा वैज्ञानिक, उसको करना है एक्सपेरिमेंट। ठीक, तो ये बात तो सही है, लेकिन यहाँ वो बच्चा एक्टिवली करेगा, पैसिवली थोड़ी, सो के थोड़ी करेगा एक्सपेरिमेंट, वो तो बहुत एक्टिव है, तो ये गलत हो गया। चिल्ड्रन कंस्ट्रक्ट देयर नॉलेज विद द हेल्प ऑफ एमक्यू एंड स्कैफोल्डिंग, ये दोनों टर्म वाइगॉस्की की थ्योरी में यूज होते हैं, ना कि पियाजे के लिए। ठीक, फिर आता है थर्ड ऑप्शन, चिल्ड्रन हैव अ सेट ऑफ स्कीमास इन देयर ब्रेन व्हिच हेल्प देम विद एक्वायरिंग न्यू सेट ऑफ नॉलेज, यानी बच्चों के मस्तिष्क में स्कीमा का एक समूह होता है जो उन्हें ज्ञान को प्राप्त करने में मदद करता है। यानी आपके ब्रेन में डेवलपमेंट का एक स्कीमा है, फिर आप उससे कॉग्निटिव डेवलपमेंट भी समझते हैं, फिर पियाजे भी समझ रहे हैं, तो आपके स्कीमास आपको हेल्प करते हैं नई सेट ऑफ नॉलेज को एक्वायर करने में। स्कीमा क्या है? जो ब्रेन में आपके भरा हुआ है, जो एग्जिस्टिंग नॉलेज आपकी है, जो वर्तमान ज्ञान आपका है, जो प्रीवियस नॉलेज है आपकी, जो भी आप आज जानते हैं, वो सब स्कीमा है। आप अगर हम बात करते हैं कि पियाजे ने कितनी स्टेजेस दिए, आप कहते हैं 4 स्टेजेस, इसका मतलब वो आपके स्कीमा में फीडेड हैं, एडेड हैं। ठीक, तो ये बात तो सही लग रही है। फिर भी फोर्थ ऑप्शन पढ़ेंगे, चिल्ड्रन एक्टिवली कंस्ट्रक्ट देयर नॉलेज, ये बात भी सही लग रही है हमें तो। लेकिन पूछा क्या था? पूछा गया था व्हाट डज द टर्म लिटिल साइंटिस्ट मीन। तो चिल्ड्रन हैव अ सेट ऑफ स्कीमा इन देयर ब्रेन व्हिच हेल्प देम विद एक्वायरिंग न्यू सेट ऑफ नॉलेज। चलो ठीक है कि नया स्कीमा है, बस बच्चे के मस्तिष्क में स्कीमा का एक समूह होता है जो उन्हें ज्ञान को प्राप्त करने में मदद करता है। लेकिन पूछा क्या था हमसे? ज्ञान कैसे प्राप्त करते हैं ये पूछा था? नहीं, हमसे पूछा था लिटिल साइंटिस्ट का क्या मतलब है, नन्हे वैज्ञानिक का। फोर्थ ऑप्शन फिर से पढ़ लेते हैं, चिल्ड्रन एक्टिवली कंस्ट्रक्ट देयर नॉलेज, बच्चे सक्रिय रूप से अपने ज्ञान का निर्माण करते हैं, यानी वो लिटिल साइंटिस्ट है, साइंटिस्ट क्यूरियस है, एक्टिव है ना, और नॉलेज को सीख करता है, उसकी तरफ बढ़ता है। दोनों ही ऑप्शन बहुत क्लोज हैं, अगर दोनों ऑप्शन का ऑप्शन मिल जाए, दोनों में से किसी को भी बोर्ड में सही माना जा सकता है, बहुत क्लोज हैं दोनों ऑप्शंस, लगभग सेम ही बात कह रहे हैं। लेकिन फिर भी हमें एक ही चूज करना है, तो हम लिटिल साइंटिस्ट के नाम पे फोर्थ के साथ जाएंगे, नहीं तो अगर थर्ड एंड फोर्थ दोनों का ऑप्शन होता तो दोनों को ही सही मान लेते, अभी भी मान सकते हैं। तो अगर आपने थर्ड लगाया तब भी आप ठीक हैं, बट लिटिल साइंटिस्ट की तरफ जा रहे हैं तो ज्यादा हमारा झुकाव जो है वो फोर्थ ऑप्शन के साथ होगा। दोनों को ही आप मान सकते हैं, नया क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है भाई? अ चाइल्ड शोज दी फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स, कुछ विशेषताएं दर्शाता है एक बच्चा। फर्स्ट विशेषता है, पहला पॉइंट है, डिस्प्लेज मोर इफेक्टिव स्पेशल रीजनिंग। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से सॉल्व करिएगा। ये क्वेश्चन सिर्फ सही गलत के लिए मत करिएगा, ये क्वेश्चंस जो हैं वो महत्वपूर्ण है आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए, है ना? सही बात है या नहीं? हाँ, थैंक यू दीपक। बताओ फटाफट से, क्वेश्चन का आंसर करो। तो फर्स्ट पॉइंट है, डिस्प्लेज मोर इफेक्टिव स्पेशल रीजनिंग, यानी स्थानिक तर्क का अधिक प्रभावी प्रदर्शन करता है एक बच्चा। चलो ठीक है। लॉजिकल ऑपरेशंस अप्लाइड टू कॉन्क्रीट प्रॉब्लम्स, मूर्त समस्याओं पे तर्क लगाता है। चलो ठीक है, 7 से 11 कॉन्क्रीट ऑपरेशनल की बात हो रही है। बिगिन टू कॉम्प्रीहेंड सीक्वेंस ऑफ नंबर्स, यानी सीरिएशन, सीरीज में लगाना, छोटे से बड़े, बड़े से छोटे, मतलब क्या हुआ, अपवर्ती और अनुवर्ती बोलते थे ना शायद, हाँ, तो अपवर्ती और अनुवर्ती या जो भी कहते थे उसको, यानी डिसेंडिंग और असेंडिंग ऑर्डर में लगाना, या असेंडिंग डिसेंडिंग में लगाना, घटते क्रम में और बढ़ते क्रम में, सीरिएशन। ठीक है। द चाइल्ड फॉल्स, अब ये भी कहां आता है, सीसीएस, कंजर्वेशन
और क्या आता है, क्लासिफिकेशन और सीरिएशन, ये कहाँ आते हैं, सी में ही, यानी कॉन्क्रीट ऑपरेशनल में ही आते हैं। सिंपल शॉर्ट फॉर्म से आपको चीजें याद कराई हुई हैं, अगर आप बैच में या प्रीवियस वीडियोस देखे हैं आपने तो ये बात आपको बिल्कुल पता होनी चाहिए। फिर आते हैं द चाइल्ड फॉल्स इन विच कैटेगरी ऑफ जीन पियाजेज स्टेज ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट, बच्चा पियाजे की कौन सी स्टेज में आता है, ध्यान से जवाब दीजिएगा, गड़बड़ हो जाएगी इसमें। बच्चा जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के किस चरण में की श्रेणी में आता है। अब तीन चीजें जिसमें से दो चीजें सीधे मैच हो रही हैं कि ये कॉन्क्रीट ऑपरेशनल मूर्त संक्रियात्मक अवस्था है, क्योंकि तर्क लगा रहा है बच्चा मूर्त चीजों पे। मूर्त चीजें वो जिनको देखा जा सकता है, छुआ जा सकता है, जैसे ये पेन के बारे में तर्क लगाना है ना। संख्याओं के अनुक्रम को समझना शुरू करता है, ये भी पता है आपको, सीरिएशन भी यही आता है। फर्स्ट में हमें कंफ्यूजन है, उसको पढ़ते हैं। अधिक प्रभावी स्थानिक, यानी आपको कंफ्यूजन है, अधिक प्रभावी स्थानिक तर्क प्रदर्शित करता है। मैं तो सवाल लाई हूं तो पता ही है, आओ फटाफट से समझते हैं दोनों मिलकर के। मैं भी ऐसे ही प्रिटेंड करती हूँ कि हाँ, हमें सबको मिलकर के समस्या है, इसको सॉल्व करते हैं। डिस्प्लेज मोर इफेक्टिव स्पेशल रीजनिंग, यानी बच्चा अधिक प्रभावी स्थानिक तर्क प्रदर्शित करता है। अब देखो ये स्पेशल रीजनिंग जो है, इसका मतलब क्या होता है, आप गार्डनर की थियरी आपने पढ़ी होगी, चीजें कनेक्ट करते हैं, है ना। अच्छे टीचर का गुण कनेक्ट कर देता है चीजें एक से दूसरा टॉपिक। इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच, जो आपकी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी भी कहती है ना, फिर कॉपी भी करते हैं लोग उसको। चलिए आ जाइए। तो अगर मैं बात करूं आपकी स्पेशल रीजनिंग की, यानी स्थानिक तर्क की, तो स्थानिक तर्क का मतलब क्या होता था। स्पेशल इंटेलिजेंस याद करो, हार्वर्ड गार्डनर की थियरी में स्पेशल इंटेलिजेंस या स्थानिक बुद्धि का मतलब होता है जिसको दिशाओं का ज्ञान हो। वो गूगल मैप वाली आंटी की स्थानिक बुद्धि अच्छी होती अगर वो एक इंसान होती, तो वैसे भी होगी ही। तो स्थानिक तर्क की जब हम बात कर रहे हैं, यानी व्यक्ति अच्छा होगा डायरेक्शंस के साथ, यानी उसको अब दिशाएं समझ में आने लगी होंगी, है ना, कि इस तरफ से जाते हैं तो ये वाला रास्ता आ जाता है। मैप्स का थोड़ा बहुत आइडिया लग गया होगा, दिशाओं का, मैप्स का, इन सब का बेसिक आइडिया होगा उसको, जिसमें स्पेशल रीजनिंग है। ये डेवलप होनी शुरू हो जाती है और ठीक ठाक स्थिति तक डेवलप हो जाती है 7 से 11 के बीच में ही, है ना, कि वो जो रिवर्सिबिलिटी आ जाती है ना, जिसको हम कहते हैं प्रतिवर्ती होती है, जो सोच रिवर्स कर पा रहा है कि स्कूल से घर, घर से स्कूल का रास्ता अब याद है 7 से 11 वर्ष के बच्चे को, है ना, कि अब वो स्कूल से घर, घर से स्कूल आ सकता है अगर बहुत ज्यादा दूर या कॉम्प्लेक्स रास्ता नहीं है तो ये स्पेशल रीजनिंग इसमें विकसित हो जाती है 7 से 11 में। तो ये भी कॉन्क्रीट की तरफ ही इशारा कर रहा है, ये एक एक्स्ट्रा बात है जो आपको सीखने को मिली होगी। ठीक, तो फर्स्ट सेकंड थर्ड तीनों ही सही है। और तीनों किसके बारे में बात कर रहे हैं, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल। थर्ड ऑप्शन, कितने लोग सही जवाब दे रहे थे, 75। बहुत बढ़िया। 7 से 11 वर्ष तीसरी स्टेज है पियाजे की। ये पहली है जन्म से 2 वर्ष सेंसरी मोटर, 2 से 7 प्री ऑपरेशनल, फॉर्मल ऑपरेशनल है 11 एंड बियॉन्ड या 11 to 15। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 देखिएगा और समझेंगे कहानी क्या है। देखिए 5, दिमाग पता नहीं कहां है, फ्लो में चल रहा है। चलो, असर्शन क्या है, अभिकथन और रीजन। द क्वांटिटी ऑफ थॉट्स ऑफ चिल्ड्रन इज द सेम एज अडल्ट्स एंड द क्वालिटी ऑफ थॉट्स इज डिफरेंट। यानी एक असर्शन है कि बच्चों के स्टेटमेंट है कि बच्चों के विचारों की मात्रा वयस्कों के समान होती है तथा विचारों की गुणवत्ता भिन्न होती है, यानी क्वालिटी इज डिफरेंट देन अडल्ट्स। जो बच्चों की थिंकिंग है, थॉट्स हैं, वो बड़ों से क्वालिटी में अलग होते हैं, क्वांटिटी या अमाउंट में सेम है ऑलमोस्ट। क्या मतलब है इस बात का, यानी बच्चा भी सोचता है, आप भी सोचते हैं, एक 24 साल के व्यक्ति और 4 साल का बच्चा भी सोचता है, लेकिन क्वालिटी अलग है थॉट की। जैसे हम कहते हैं भाई एक पेन की क्वालिटी इस दूसरे पेन से बिल्कुल अलग है। मतलब क्वालिटी का मतलब क्या है, क्वालिटी अलग है। आप अपने बच्चा, 4 साल का बच्चा अपने टूटे हुए पेन के बारे में सोचता है और आप अपने टूटे हुए दिल के बारे में सोचते हैं 24 साल में। मतलब जरूरी नहीं है यही सोचते हैं, ये एग्जाम्पल है जो आपको याद रह जाता है, इसलिए मैं ये बार बार यूज करती हूँ। ठीक, बहुत ही मजाकिया एग्जाम्पल आ रहा था, फिर मैंने निशा को बख्श दिया। देखिए, और निशा अपने झड़े हुए बालों के बारे में सोचती है ना, और ये सेम ही समस्या है इस मौसम में मेरे साथ भी और सबके साथ, तो कोई दिक्कत नहीं है, ज्यादा दिल पे नहीं लेना। देखिएगा एक बार, तो अगर हम देखें द क्वांटिटी ऑफ थॉट्स ऑफ चिल्ड्रन इज द सेम एज अडल्ट्स एंड द क्वालिटी ऑफ थॉट्स इज डिफरेंट, यानी अमाउंट काइंड डिफरेंट है, प्रकार अलग है चिंतन का या थॉट्स का, अमाउंट तो सेम ही है। बच्चा भी सोच रहा है, आप भी सोच रहे हैं, आपके भी दिमाग में 50 थॉट आते हैं, उसके भी आते हैं। ठीक है, तो ये बात तो ट्रू है, ये असर्शन ट्रू है। रीजन क्या है, द स्टेजेस ऑफ जीन पियाजेज कॉग्निटिव डेवलपमेंट लिखना चाहिए था। द स्टेजेस ऑफ जीन पियाजे आर यूनिवर्सल एंड इनवेरिएंट, यानी जो स्टेजेस हैं पियाजे की वो सार्वभौमिक हैं तथा अपरिवर्तनीय हैं, यानी सारी दुनिया के बच्चों के लिए सेम ही रहेंगी। बात सही है नहीं है,
बताओ फटाफट से। पहला ऑप्शन है बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन, या फिर ए इज ट्रू बट आर इज नॉट। देखो ये बात सही है कि अडल्ट्स की थॉट डिफरेंट होता है। ये कह रहे हैं स्टेजेस ऑफ जीन पियाजे आर यूनिवर्सल एंड इनवेरिएंट। मतलब बात चल रही है कि जो आपकी थॉट थिंकिंग की क्वालिटी है बड़ों की, वो छोटों से यानी बच्चों से क्वालिटी में या काइंड में अलग होती है, अमाउंट में या क्वांटिटी में सेम रहती है। ये बात सही है। इसका रीजन क्या दिया है? द स्टेजेस ऑफ जीन पियाजे आर यूनिवर्सल एंड इनवेरिएंट। अब हमारे 3 स्टेप की प्रोसेस रहती है ये असर्शन रीजन के क्वेश्चन में। क्या ए सही है? हाँ ए सही है। क्या बी सही है? द स्टेजेस ऑफ जीन पियाजे आर यूनिवर्सल। यूनिवर्सल स्टेजेस दुनिया के हर बच्चे के लिए सेम रहेंगी। बात तो सही है। सेंसरी मोटर, प्री ऑपरेशनल, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल, फॉर्मल ऑपरेशनल, इसी सीक्वेंस में चलेंगी हर बच्चे के लिए, चाहे वो पाकिस्तान का बच्चा हो, कजाकिस्तान का हो, अमेरिका का हो, यूरोप का हो, भारत का हो, कहीं का भी हो, सबके लिए सेम है। कल्चर पे प्रभाव, कल्चर का उस तरह से प्रभाव इन्होंने दिखाया ही नहीं है। बात तो सही है। तो ए भी सही है और आर भी सही है। अब हमारा आता है तीसरा स्टेप। अगर ये 3 स्टेप हम ठीक से फॉलो कर रहे हैं, इस तरह के क्वेश्चन गलत नहीं होते। पहला स्टेप भी सही है, दूसरा स्टेप भी सही है। क्या ये दोनों एक दूसरे के लिए सही है? अब ये चेक करना है हमें कि आर ए के लिए सही है या नहीं है। तो द स्टेजेस, ये स्टेजेस यूनिवर्सल हैं, ये कह रहे हैं भाई साहब। अच्छा ठीक है, लेकिन ए क्या कह रहा था? ए कह रहा था क्वांटिटी अलग है थॉट से, थॉट्स की जो क्वालिटी है वो अलग है, क्वांटिटी सेम है। तो आर तो मैच ही नहीं कर रहा है। को ए में कुछ और बात हो रही थी, आर में कुछ और बात हो रही थी, यानी दोनों अपनी अपनी जगह सही है बट एक दूसरे के लिए बिल्कुल भी सही नहीं है। तो ए एंड आर आर ट्रू बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। फोर्थ ऑप्शन इज द राइट आंसर ओवर हियर। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहना चाहता है देखते हैं। कवि की क्या इच्छाएं हैं पूछने की क्वेश्चन नंबर 6 में। थोड़े से लेंदी हैं पियाजे क्वेश्चन और बनवाए भी गए हैं स्पेशली, देखना एक बार। क्वेश्चन नंबर 6 है वन ऑफ द मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्री ऑपरेशनल थॉट अकॉर्डिंग टू जीन पियाजे is dash which refers to the tendency to focus on one aspect of a situation and neglect others। यानी जीन पियाजे के अनुसार पूर्व संक्रियात्मक चिंतन की एक मुख्य विशेषताओं में से एक डैश है जो किसी स्थिति के एक पहलू पर ध्यान केंद्रित करने और अन्य की उपेक्षा करने की प्रवृत्ति को संदर्भित करता है। यानी बच्चे का ध्यान जो है वो इस मग के सिर्फ हाइट पे है या फिर इसकी विड्थ पे है, दोनों पे नहीं है। यानी बच्चा किसी एक चीज पे ज्यादा ध्यान देने के चक्कर में दूसरी चीज भूल जाता है। जैसे 2 बच्चे हैं यदि, और वो मान लेगा जिसकी हाइट ज्यादा है वो बड़ा है एज में, मतलब उसका सारा ध्यान है। हमें बचपन में सबको ऐसा ही लगता था ना, जिसकी हाइट ज्यादा है वो बड़ा है। मतलब हमारा ध्यान सेंटर्ड है सिर्फ एक पहलू पे। तो ये सेंट्रेशन कहलाता है कि एक ही सिचुएशन में। कॉजेशन तो होता है कॉज एंड इफेक्ट, है ना, कि धूप में कपड़े जल्दी सूखते हैं, ये कॉज एंड इफेक्ट का रिलेशनशिप है जो प्रॉपर्ली आता है 7 से 11 में। शुरुआत हो जाती है, बहुत ही अच्छा नहीं होता बट 2 से 7 में, लेकिन 7 से 11 में आ जाता है कॉजेशन। डिसेंट्रेशन यानी अलग अलग एस्पेक्ट देख पाना। जैसे अब आप हाइट भी देख पा रहे हैं, अब आप देख रहे हैं अच्छा हाइट ज्यादा हो सकती है फिर भी व्यक्ति बड़ा या छोटा हो सकता है, हाइट से ही बड़े नहीं होते। या फिर हम ये कह रहे हैं, जो क्लासिक एग्जांपल है पियाजे का कि 2 बीकर हैं, एक पतला है एक चौड़ा है, और चौड़े बर्तन में पानी कम आएगा क्योंकि उसकी हाइट ज्यादा कम है। ऐसा ही सोचेगा बच्चा। जब वो ये समझने लगे कि इसको पानी को चाहे इसमें डालो या इसमें डालो क्वांटिटी सेम ही रहेगी, डिसेंटर कर पा रहा है। ट्रांसडक्शन होता है प्री ऑपरेशनल स्टेज 2 से 7 वर्ष में, जब बच्चे को लगता है कि 2 अनरिलेटेड इवेंट्स को जोड़ दिया उसने, है ना, कि कहीं पे बिजली कड़की और आपके घर में इलेक्ट्रिसिटी आई, ये दोनों चीजें रिलेटेड हैं। भगवान जी ने ये काम करके जो है बिजली घर में आ गई है। ये एकदम अनरिलेटेड इवेंट्स हैं, एकदम इलॉजिकल हैं, लेकिन ट्रांसडक्टिव रीजनिंग में ऐसा होता है। ठीक है, तो सेंट्रेशन की जब हम बात कर रहे हैं तो सेंट्रेशन इज द राइट आंसर। केंद्रीकरण के सिर्फ किसी भी एक सिचुएशन के एक ही एस्पेक्ट पे, एक ही पहलू पे फोकस करना, कि इसकी हाइट ही देखना, सिर्फ बीकर की चौड़ाई नहीं देखना, या बच्चे की हाइट के हिसाब से उसको बड़ा और छोटा मान लेना, बाकी पहलू वो कब जन्म हुआ था, क्या स्थिति है, ये सब नहीं देखना। देखो 4 एलिमेंट जो होते हैं पियाजे की थ्योरी में, उस पे आएंगे अभी। MESE होता है, वैसे मैं लिख भी देती हूं, अभी आप ये वाला क्वेश्चन कर लो फिर बताती हूं। फटाफट से बताओ क्वेश्चन नंबर 7। हाँ फटाफट से बताओ। क्वेश्चन नंबर 5 के नंबर का क्वेश्चन सेकंड नंबर ऑप्शन देखिए, देख लूंगी तरुण, अभी देख लूंगी, डोंट वरी। चलो फटाफट से बताओ। जवाब देना है बहुत ही तेजी के साथ, देखना कौन सा जवाब सबसे ज्यादा दे रहे हैं लोग। 2 कह रहे हैं आप लोग, चलो ये तो आसान क्वेश्चन है। 4-year-old अपर्णा सेज दैट अ बटन इज अलाइव बिकॉज इट हेल्प्स टाई हर शर्ट टुगेदर। अकॉर्डिंग टू जीन पियाजे हर थिंकिंग इज कैरेक्टराइज्ड बाय व्हाट। यानी 4 वर्षीय अपर्णा कहती हैं कि बटन जीवित है क्योंकि यह उसकी शर्ट को एक साथ बांधने में मदद करता है।
जीन जीन पियाजे के अनुसार उसकी सोच क्या दर्शाती है? बटन जीवित है, यानी निर्जीव चीज को, यानी ये मान लीजिए ये बटन है, उसको लग रहा है बटन जीवित है, तो निर्जीव चीज को सजीव मानता है बच्चा। पेन गिर गया तो उसको चोट लगी होगी, यानी लिविंग को नॉन लिविंग मानता है बच्चा। सॉरी, उल्टा बोल दिया, नॉन लिविंग को लिविंग मानता है। ठीक, तो ये होती है एनिमिस्टिक थिंकिंग, और 4 साल की बच्ची है तो 2 से 7 वर्ष में होती है एनिमिस्टिक थिंकिंग, स्पेशली 2 से 4 के बीच में। ठीक, तो ये सजीव चिंतन है, सजीववादी चिंतन है। ट्रांसडक्टिव तो 2 अनरिलेटेड इवेंट्स को एक साथ जोड़ देना कि मेरी बॉल भी गोल है, चंदा मामा भी गोल है, चंदा मामा मेरी बॉल जैसे हैं, ये एकदम 2 अनरिलेटेड बातों को जोड़ देना कहीं से भी। ठीक, सेंट्रेशन होता है किसी भी एक पहलू पे ही ध्यान देना। हाइपोथेटिकल डिडक्टिव रीजनिंग तो 11+ ईयर्स में आएगी, बहुत ही हाई लेवल थिंकिंग हो गई। तो सेकंड ऑप्शन इज दी ओनली राइट आंसर। निर्जीव को सजीव समझ रही है बच्ची जो है। क्वेश्चन नंबर 8 देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 8 जवाब दीजिएगा। MESE पूछ रहा था कोई, मैं इतने बताती हूँ, दे दिया ना पोल? ठीक है, MESE, ये मैं अभी नेक्स्ट क्वेश्चन के बाद बताऊंगी, पोल जब नहीं दिया होगा निशाने। ये 4 एलिमेंट्स हैं पियाजे की थियरी में, 4 तत्व हैं, 4 स्टेजेस से अलग हैं। इन 4 तत्वों पे पूरी जो स्टोरी है, पूरी जो थियरी है वो बेस्ड है। ठीक, फटाफट से बताएंगे बिना इधर उधर की बातें करे। थैंक यू मोटिवेशनल वीडियो कह रहे हैं, थैंक यू, आप हमारे लिए इतना करती हो। इतना तो यार कहाँ ही करती हूँ, बट हाँ जितना हो पाता है। अब इतना टाइम हो गया कि यूट्यूब पे उतना ध्यान नहीं रहता है जितना ऑफ कोर्स पहले रहता था। मैं थोड़ा सा धीमे काम करने की स्थिति में हूँ अभी, बहुत टाइम से थोड़ा स्लो डाउन कर रही हूँ। ठीक, बट ठीक है, अभी भी एग्जाम के लिए पढ़ाई करेंगे, जितनी हो पाएगी उतनी करेंगे। और क्लासेस वगैरह तो हो रही हैं, बीच बीच में ब्रेक आ जाता है थोड़ा। देखिए, हाँ, क्वेश्चन नंबर 5 को फिर से पढ़ेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, टेंशन ना लो। बताओ फटाफट से क्वेश्चन नंबर 8 देखिएगा, एक एक डाउट क्लियर करके जाइएगा, घर पे ही हो वैसे आप। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है, एज पर जीन पियाजे's थियरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट विच ऑफ द फॉलोइंग एबिलिटी डिस्टिंग्विशेस कॉन्क्रीट ऑपरेशनल थिंकिंग फ्रॉम प्री ऑपरेशनल थिंकिंग। यानी जो कॉन्क्रीट ऑपरेशनल थिंकिंग आपको पता है 7 से 11 वर्ष, इससे प्री ऑपरेशनल से ये कैसे अलग है? 2 से 7 वर्ष। ठीक, SPCF में P पहले आएगा फिर C आएगा। इन दोनों में की डिफरेंस क्या है थिंकिंग में? कोऑर्डिनेशन ऑफ सेंसेस, तो सेंसेस की बात तो जन्म से 2 में हो जाती है। डिसेंटरिंग, हाइपोथेटिकल डिडक्टिव रीजनिंग तो अभी 11+ ईयर्स में आएगी, इसका तो कोई काम ही नहीं है, इसका भी कोई काम नहीं है। ऑब्जेक्ट परमानेंस 0 to 2 ईयर्स में आ जाती है कि आपके सामने कोई चीज है, बच्चे के सामने जो खिलौना नहीं है वो उसके लिए भी रो पाएगा, उसे भी ढूंढेगा, यानी वस्तु स्थायी हो गई है दिमाग में। ठीक, लेकिन डिसेंट्रेशन है जो मुख्य रूप से अलग करता है प्री ऑपरेशनल और कॉन्क्रीट ऑपरेशनल को, यानी पूर्व संक्रियात्मक और मूर्त संक्रियात्मक को। डिसेंटर करने का मतलब है कि अब बच्चे को ये समझ आ जाता है कि शेप और साइज चेंज होने पे क्वांटिटी सेम रहती है, यानी अगर आप इस पतले बर्तन से इस चौड़े बर्तन में डालते हैं कोई चीज तो क्वांटिटी सेम ही रहेगी। ऐसा नहीं है कि 2 रुपए के 5 सिक्के ज्यादा हो गए 10 रुपए के नोट से, वो अलग अलग पहलू किसी चीज के देख पाएगा। तो डिसेंट्रेशन जो है वो मुख्य क्वालिटी है जो दोनों स्टेज की थिंकिंग को डिफरेंशिएट जिसकी वजह से किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 9 देखिएगा और बताइएगा फटाफट से। क्वेश्चन नंबर 5 पे एकदम लास्ट में आएंगे। ठीक, अकॉर्डिंग टू जीन पियाजे रोल ऑफ द टीचर इज टू, यानी जीन पियाजे के अनुसार शिक्षक की भूमिका क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसमें आप फंसेंगे, ध्यान से जवाब दीजिएगा। अब ए है प्रोवाइड अपॉर्चुनिटीज टू क्रिएट डिसइक्विलिब्रियम, असंतुलन पैदा करने के अवसर प्रदान करना। पता नहीं हमें, तो आप देखिए। बी ऑप्शन है यूज मेथड्स दैट रिक्वायर डिस्कवरी एंड कंस्ट्रक्शन, यानी उन तरीकों का उपयोग करना जिनमें खोज और निर्माण की आवश्यकता होती है, यानी बच्चा एक्टिव है यहां पे भी। फिर आता है थर्ड ऑप्शन फोकस ऑन प्रोडक्ट रेदर देन प्रोसेस। ये कहना गलत है क्योंकि प्रोसेस पे हमें प्रक्रिया पे फोकस करना होता है, प्रोडक्ट तो फाइनल प्रोडक्ट हो गया, और लर्निंग क्या है? प्रोसेस है एक, है ना? या जितनी भी हम बात कर रहे हैं सोशलाइजेशन की, डेवलपमेंट, ये सब प्रोसेसेस ही तो हैं। ठीक है, बात सही है या नहीं? आज ऐड बहुत आ रहे हैं, वो तो यार बाय डिफॉल्ट आ रहे होंगे, उसमें किसी का क्या ही रोल है। मैम यू रिपीट योर शर्ट, रिपीट भर भर के तब तक पहना जाता है एक कपड़ा जब तक उसका दम ना निकल जाए, है ना? देखो एक बार कपड़े देखो, इधर आ जाओ। डी ऑप्शन है गिव लेक्चर्स टू स्टूडेंट्स फॉर ईज ऑफ लर्निंग, सीखने में आसानी के लिए छात्रों को व्याख्यान देना। फटाफट से बताओ। गिव लेक्चर टू स्टूडेंट्स फॉर ईज ऑफ लर्निंग, आसानी के लिए क्या कर रहे हैं? आप लेक्चर दे रहे हैं बच्चों को। तो क्या ये बात सही लग रही है? देखो, लेक्चर को, डायरेक्ट लेक्चर को बहुत ज्यादा अच्छा नहीं मानते प्याजे कि दिमाग में भर दो, ये वैसा ही हो गया जो डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन टाइप।
और चारों ऑप्शन चूज करने का ऑप्शन है हमारे पास, बट चारों सही नहीं है क्योंकि ये प्रोडक्ट वाली बात तो गलत होगी। फाइनल प्रोडक्ट थोड़ी है, लर्निंग तो अभी सीखना की प्रक्रिया है, सीखने की। देखो यहाँ पे बी तो सही है ही, ए भी सही है। अब कैसे सही है अभी मैं समझाऊंगी, अभी आपको लग रहा होगा क्या बोल रही हूँ। ए एंड बी दोनों सही है। सेकंड ऑप्शन देखना कितने लोगों ने सही दिया था। अच्छा, बहुत स्मार्ट हो रहे हो। देखो एक बार, तो यहाँ पे क्या, प्रोवाइड अपॉर्चुनिटीज टू क्रिएट डिसइक्विलिब्रियम। डिसइक्विलिब्रियम का मतलब है चैलेंज क्रिएट करना। बच्चे के लिए उन्होंने डायरेक्ट डिसइक्विलिब्रियम शब्द नहीं यूज किया है, बट सेंस वही है, चैलेंज क्रिएट करना। यानी ऐसे अवसर प्रदान करो जहां बच्चा चैलेंज हो, जहां उसका दिमाग लगे कि अरे यार, ये जैसे आज आप क्वेश्चंस कर रहे हैं कि क्या ये सही है नहीं है, अच्छा इसमें क्या होगा, वो अपनी थिंकिंग को एक डिसइक्विलिब्रियम में डाल रहा है। एकोमोडेशन और एसिमिलेशन के बीच में कहीं स्थिति बन रही है, पुराना समझ नहीं आ रहा, अच्छा दोनों दिमाग पे जोर डल रहा है, अडेप्ट करने की कोशिश करेगा। तो उससे क्या होगा, उसका कॉग्निटिव स्ट्रक्चर, उसका स्कीमा अपडेट होगा, बेहतर होगी समझ, कॉग्निटिव डेवलपमेंट बेहतर होगा, उसकी थिंकिंग, रीजनिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, अटेंशन, मेमोरी, परसेप्शन, ये सब एक साथ काम में आएंगे। जब भी चैलेंजिंग सिचुएशन होती है तो ब्रेन डेवलप होता है ना, मतलब पढ़ने के सेंस में। तो जब आप 9th से 10th में जा रहे हैं तो चैलेंजिंग मिल रही है ना सिचुएशन, तो हर बार डिसइक्विलिब्रियम क्रिएट हो रहा है। इक्विलिब्रियम क्या है, जो दिमाग में है और जो बाहर है, यानी जितना आपको आता है उसी तरह के क्वेश्चन आप कर लेते हैं, बात बराबर होगी। जबकि टीचर को क्या करना है, ऐसी सिचुएशन देनी है जहां थोड़ा सा चैलेंजिंग, जिस लेवल पे बच्चा है उससे हल्का सा ऊपर, जिससे वो चैलेंज महसूस करे और जहां जरूरत हो फिर हेल्प भी हो, तो वो खुद पहुंच जाए सही बात तक। तो ओनली ए एंड बी आर ट्रू, बाकी के दोनों जो हैं वो सही नहीं है। यहाँ पे इक्विलिब्रियम और डिसइक्विलिब्रियम की हम बात करते हैं। ये जो 4 एलिमेंट्स हैं पियाजे की थियरी में, मैचुरेशन का मतलब है हेरिडिटी या जेनेटिक्स। तो पियाजे कह रहे हैं बायोलॉजी महत्वपूर्ण है, जैविकता महत्वपूर्ण है, मैचुरेशन इज हाईली रिलेटेड टू हेरिडिटी, यानी आपकी आनुवांशिक क्षमताओं का समय के साथ अनफोल्ड होना मैचुरेशन है ना। तो अनफोल्ड होना कैसे, आपके दांत समय के साथ निकलते हैं, आप तो खुद से नहीं निकालते हैं। बच्चे के हाथ पैर तो जन्म से होते हैं, लेकिन क्या वो चलना जन्म से सीख सकता है? नहीं। मैचुरेशन यानी जब परिपक्वता आएगी तब सीखेगा। तो मैचुरेशन बाय डिफॉल्ट होती है ना। लड़कियों में मेंस्ट्रुएशन साइकिल, या लड़कों में जो प्यूबर्टी में जितने भी चेंजेस आ रहे हैं वो बाय डिफॉल्ट अपने आप हो रहे हैं ना, अनफोल्ड हो रहे हैं। हेरिडिटी में कोडिंग है, जेनेटिक मेकअप है जो समय के साथ अनफोल्ड होगा। तो पियाजे कह रहे हैं कि जेनेटिक्स इंपॉर्टेंट है, हेरिडिटी इंपॉर्टेंट है, बायोलॉजी इंपॉर्टेंट है आपके विकास के लिए, आपके दिमाग के विकास के लिए। एज के अकॉर्डिंग समझ आपकी बेटर होती है या बेहतर होती है। जो 7 से 11 में लॉजिक आ रहा है वो शायद जन्म से 2 वर्ष में नहीं आएगा, शायद क्या आएगा ही नहीं। ठीक, तो ऑब्जेक्ट परमानेंस इस एज में, जो भी एज की बात कर रहा है इसका मतलब वो हेरिडिटी को महत्वपूर्ण कहीं ना कहीं मान रहा है। फिर आती है यहाँ पे बात एक्सपीरियंस की, यानी अनुभव। बच्चे को एक्टिविटी कराओ, एक्सपीरियंस का दूसरा मतलब यहाँ अनुभव से हो सकता है। ठीक, एक्टिविटी यानी सक्रिय रखिए बच्चे को, एक्टिविटी कराइए। फिर आता है सोशल एक्सपीरियंस। तो सोशल एक्सपीरियंस को बिल्कुल जीरो नहीं कर दिया है, महत्व दिया है इसको भी, लेकिन हाँ वाइगॉस्की जितना नहीं कि बच्चा समाज में या लोगों में, ठीक है, वो अपना एक अनुभव लेगा और अपनी एक समझ बनाएगा। फिर आता है इक्विलिब्रेशन। इक्विलिब्रेशन की जब हम बात कर रहे हैं यहाँ पे, ये है संतुलन जिसकी अभी बात हो रही थी, है ना, संतुलन। इस संतुलन में ही आता है आपका अडेप्टेशन और ऑर्गेनाइजेशन की प्रक्रिया, कि आपके ब्रेन में जो जो इंफॉर्मेशन होती है उसको आप ऑर्गेनाइज करते जाते हैं। ये 4 फैक्टर्स हैं, 4 स्टेजेस इन्हीं पे बाद में बेस्ड हैं, ठीक है ना। कहीं होगा भी यही, 1 मिनट में आपके सामने ये दिखा भी देती हूँ। ओके फाइन, यहाँ पे तो नजर नहीं आ रहा हमको, 1 मिनट रुको। चलो कोई नहीं, ऐसे ही यहीं पे डिस्कस कर लेते हैं। तो एक तरफ अडेप्टेशन है जिसको अनुकूलन कहते हैं, कि आप एनवायरनमेंट के साथ अडेप्ट करते हैं। अडेप्ट कब करेंगे, चैलेंजिंग सिचुएशन तो आनी चाहिए ना। तो एसिमिलेशन और एकोमोडेशन। एसिमिलेशन है कुछ नया ऐड करना एग्जिस्टिंग स्कीमा में, एकोमोडेशन है मॉडिफाई करना, जब चीजें नए स्कीमा में फिट नहीं हो रही। तो मॉडिफिकेशन होगा जब चैलेंज सामने आएगा बच्चे के। तो और ऑर्गेनाइजेशन तो सिंपल है, ब्रेन में आपने चीजों को ऑर्गेनाइज किया हुआ है, ये सीडीपी का कॉन्टेंट, ये इसका, ये उसका। ठीक, ये 4 फैक्टर्स हैं। ठीक, तो यहाँ पे आंसर ओनली ए एंड बी बनता है, कि जब डिसइक्विलिब्रियम, असंतुलन की स्थिति पैदा होगी, जो दिमाग में और जो बाहर क्वेश्चन है दोनों मैच नहीं हो रहे, तो थोड़ा सा दिमाग पे जोर डालोगे, एकोमोडेट करोगे, चेंज करोगे, प्रीवियस को मॉडिफाई करोगे, तो बेहतर से आपकी लर्निंग होगी। तो ए एंड बी दोनों ही सही हैं। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 10 पर। देखिएगा क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 10, फटाफट से जवाब दीजिएगा। ये कहता है, पियाजे हैज अज्यूम्ड दैट ऑल चिल्ड्रन गो थ्रू द सेम सीक्वेंस ऑफ डेवलपमेंट बट एट डिफरेंट रेट्स। यानी सीक्वेंस सेम है। सीक्वेंस बोले तो SPCF, सेंसरी मोटर, प्री ऑपरेशनल, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल और फॉर्मल ऑपरेशनल, सारी दुनिया के बच्चों के लिए सेम है। ठीक है, सीक्वेंस सेम है बट एट डिफरेंट रेट्स। लेकिन ये जरूरी नहीं है कि दर सेम हो, स्पीड ऑफ डेवलपमेंट या रेट ऑफ डेवलपमेंट या पेस ऑफ डेवलपमेंट, विकास की दर भिन्न होती है, विकास के चरण सेम होते हैं। समझ पा रहे हो बात को? तो अगर हम देखें विकास की स्टेजेस यानी डेवलपमेंटल स्टेजेस जो हैं वो यूनिवर्सल है, लेकिन रेट इज डिफरेंट। एक 1.5 साल का बच्चा हो सकता है दौड़ने मतलब चलने लगा हो,
बोलने जल्दी लगा हो। दूसरा बच्चा हो सकता है जो अभी 1.5 साल में ठीक से नहीं चल पाता है या बोलना अभी उतना इफेक्टिवली शुरू नहीं किया, तो रेट में अंतर हो सकता है लेकिन स्टेज सेम है। ये बात तो सही है। देयरफॉर टीचर मस्ट प्लान एक्टिविटीज। कैसी एक्टिविटीज प्लान करे टीचर? आउटसाइड द क्लासरूम, इनसाइड द क्लासरूम, फॉर इंडिविजुअल चिल्ड्रन एंड स्मॉल ग्रुप्स, नॉट जस्ट फॉर द होल क्लास। यानी व्यक्तिगत बच्चों और छोटे समूहों के लिए, यानी इंडिविजुअल डिफरेंसेस का ध्यान रखे टीचर, व्यक्तिगत विभिन्नताओं का ध्यान रखे, क्योंकि बच्चों में विभिन्नता होती है। हर एक बच्चा सेम स्टेज में होने के बावजूद सेम गति से सीखेगा, ये जरूरी नहीं है। बात सही है नहीं? तो थर्ड ऑप्शन सही है। अकॉर्डिंग टू नीड्स ऑफ द करिकुलम, करिकुलम नहीं, बच्चे की नीड्स के हिसाब से करिकुलम डिजाइन होता है, ना कि उल्टा। तो थर्ड ऑप्शन ही यहाँ बच्चे के पक्ष में है। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 11 देखिएगा क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 11 ये तो आया हुआ क्वेश्चन है और फटाफट से इसको तो आप जल्दी से जवाब देंगे, इसमें समय मैं आपको नहीं दूंगी। आफ्टर गेटिंग आउट इन द गेम ड्यू टू द रोप गेटिंग स्टक इन हर लेग व्हाइल जंपिंग, आरू सेज दैट द रोप डेलिबरेटली गॉट हर आउट। एट व्हाट स्टेज ऑफ जीन पियाजे's थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट डू चिल्ड्रन रीजन लाइक दिस। यानी एक बच्ची आरू जो रस्सी कूदना होता है ना, तो वो रोप स्किपिंग कर रही थी, खेल रही थी और वो पैर में रस्सी अटक गई, गिर गई वो, और उसने कहा कि इस रस्सी ने मुझे जानबूझ करके चोट मारी है। मतलब निर्जीव को सजीव समझ रही है। रस्सी खुद से चोट कैसे मारेगी? है ना, कोई जादू मंत्र थोड़ी फूंक दिया है किसी ने, फूंका भी हो तब भी कैसे मारेगी? मतलब हम तो निर्जीव मान रहे हैं ना, नॉन लिविंग है रस्सी। तो अब बच्चे को नॉन लिविंग चीज लग रही है कि लिविंग है, ये जान के किया इसने, जो कि जान के नहीं करेगी। ये माउस अपने आप उठ के यहाँ नहीं आ जाएगा, वो भूत वाली मूवीज में उड़ने लगे बात अलग है, या डोरेमोन उड़ा दे अपने किसी गैजेट से, नॉर्मली नहीं आएगा क्योंकि ये नॉन लिविंग है। तो ये एनिमिस्टिक थिंकिंग है। क्या है? माइंड ब्लोइंग क्वेश्चंस मैम, थैंक यू, बढ़िया समझ आ रहा है, बहुत बढ़िया। हाँ, हम सेंसिबल क्वेश्चंस, भाई हमारी टीम की भी इसमें पूरी मेहनत रहती है और मेरी पूरी कोशिश रहती है कि सेंसिबल क्वेश्चंस आए। ऐसा नहीं है कि नए क्वेश्चन के चक्कर में कुछ भी टेढ़े मेढ़े क्वेश्चन या जरूरत से ज्यादा फालतू डिफिकल्टी जिसमें कोई जो ऐसा पूछा ही नहीं जाएगा। तो डिफिकल्टी लेवल भी एकदम मॉडरेट रहे, मतलब इस तरह का जिस तरह का पूछा जाता है उससे थोड़ा बहुत ऊपर, और पैटर्न वही रहे, वो भटके नाम सिलेबस से। देखो, तो बच्ची रस्सी से आउट हो गई, ये तो आया हुआ क्वेश्चन है। तो अब आउट हो गई यानी एनिमिज्म, उसको लग रहा है रस्सी ने खुद से आउट किया उसको, यानी रस्सी जो है निर्जीव नहीं है, सजीव है। सजीववादी चिंतन, सजीववादी चिंतन सिंपल प्री ऑपरेशनल स्टेज में होता है। कितने लोग सही जवाब दे रहे हैं? 2 से 61। तो यार इतना आसान क्वेश्चन था ये, इसमें क्या दिक्कत आ रही थी? एनिमिज्म में प्री ऑपरेशनल स्टेज में होता है, निर्जीव को सजीव समझना, नॉन लिविंग को लिविंग समझना। क्वेश्चन नंबर 12 देखिएगा, 12 पे आए ना, 11 था ना वो। क्वेश्चन नंबर 12 देखिएगा और बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 12 कहता है जीन पियाजे बिलीव दैट नॉलेज इज, यानी जीन पियाजे का मानना था कि ज्ञान क्या, ज्ञान क्या, इनेट एंड गिवन रेदर देन एक्वायर्ड थ्रू इंटरेक्शंस। यानी इंटरेक्शन, सोशल इंटरेक्शन भी हो सकता है, नॉर्मल एनवायरमेंट के साथ इंटरेक्शन भी हो सकता है, पेड़ पौधों से भी इंटरेक्शन हो सकता है। बच्चा इंटरेक्शन के थ्रू ज्ञान को अर्जित करता है, ये बात पियाजे कह रहे हैं। लेकिन ये नहीं कहा उन्होंने कि इनेट है, किसी ने भर दिया है दिमाग में पहले से। समय के साथ आप ज्ञान का सृजन करोगे, एक्टिवली कंस्ट्रक्ट करोगे। बेशक मेच्योरिटी से, बायोलॉजी से, हेरिडिटी से, जेनेटिक्स से क्षमता मिल गई है आपको, लेकिन वो सृजन तो खुद ही करना पड़ेगा। अगर मैं अपनी क्षमताओं का यूज ही ना करूं तो फिर कहां से बुद्धिमान व्यक्ति बन पाएगा? यानी उसका संज्ञानात्मक विकास, कॉग्निटिव स्किल्स कैसे बेहतर होंगी यदि वो आप अच्छी किताबें नहीं पढ़ रहे, अच्छे लोगों में नहीं बैठते, कुछ डिस्कशन डिबेट चर्चा कुछ नहीं करते, बस रट करके, और एक आपका ख्वाब है बस नौकरी मिल जाए, उससे ज्यादा कुछ ना सोचना, ना दोबारा कभी किताब उठा के देखना। बहुत सारे लोग तो इस तरह के भी मिल जाएंगे। तो फिर वो जो क्षमता आपको मिली थी बायोलॉजी से, वो अनफोल्ड ही नहीं होगी, वो बाहर निकल कर ये ही नहीं आएगी। ये कोई इनेट थोड़ी है कि किसी ने हाथ रखा सर पे और चमत्कार हो गया और सारी बुद्धि एक साथ आ गई, या वो रोबोट की तरह किताब पढ़ ली एक बार में ऐसे ऐसे करके, है ना। तो इनेट तो नहीं होती, एक्टिवली कंस्ट्रक्ट करते हो, ज्ञान का एक्टिव सृजन किया जाता है, नॉलेज को कंस्ट्रक्ट किया जाता है एक्टिविटी करके, डिसइक्विलिब्रियम चैलेंज करके, ये सब करके। सेकंड ऑप्शन है को कंस्ट्रक्टेड इन, पहली बार में क्वेश्चन सारे थोड़ी समझ आ जाते हैं, आप चैलेंज करते हो खुद को, हर बार नई सिचुएशन डालते हो, और डिफिकल्ट, फिर समझते हो जहां समझ नहीं आया, ऐसे कर रहे हो आप नॉलेज को कंस्ट्रक्ट। ऐसे थोड़ी कि किसी ने भर दिया दिमाग में, ठीक। तो को कंस्ट्रक्टेड इन इंटरेक्शंस विद मोर नॉलेजेबल अदर, ये तो वाइगॉस्की की बात है, एमक्यू पियाजे तो करते नहीं है ये वाली बात। अ विजिबल बिहेवियरल चेंज दैट कैन बी मेजर्ड विद रिलायबिलिटी। देखो, व्यवहार में परिवर्तन जिसको मापा जा सके, ये व्यवहारवादी लोग बात करते हैं, स्किनर जैसे, थॉर्नडाइक जैसे, पैवलव जैसे, है ना, कि माप सकते हो आप व्यवहार में परिवर्तन अधिगम है। जरूरी नहीं है व्यवहार में परिवर्तन ही अधिगम हो, कई बार आपको चीजें आती होंगी और आप नहीं प्रदर्शित करना चाह रहे हो, मन नहीं है बच्चे का आज पेपर में लिखने का, आता है उसको टॉपिक, तो क्या वो लर्निंग नहीं हुई? लर्निंग तो हो गई है उसको। तो ये बेसिकली व्यवहारवादी थॉट है, रचनावादी नहीं है। पियाजे बिल्कुल इसको सपोर्ट नहीं करेंगे, बिहेवियरिस्टिक थॉट है, कंस्ट्रक्टिविस्ट नहीं है। फोर्थ ऑप्शन है कंस्ट्रक्टेड बाय द चाइल्ड रेदर देन बीइंग पास्ड पैसिव फ्रॉम द एनवायरमेंट। ये बात एकदम सही है, जहां बच्चा एक्टिव है 99.9% केसेस में पेडागोजी में आप सही उत्तर तक पहुंच जाएंगे, ठीक। यानी पर्यावरण से निष्क्रिय रूप से पारित होने के बजाय
बच्चे द्वारा निर्मित होता है ज्ञान जब आप खुद को चैलेंज करते हैं, नई नई चीजें पढ़ रहे हैं, जान रहे हैं। अभी जैसे जिन टॉपिक्स में आपको दिक्कत है उनको फिर से समझ रहे हैं, नए तरीके से पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, नए क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। तो ये ऐसा थोड़ी कि पैसिव बैठे हैं, एक्टिवली नॉलेज को कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं, कोई भर थोड़ी जाएगा दिमाग में। तो फोर्थ ऑप्शन इज द राइट आंसर। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर, भाई बच्चा तो लिटिल साइंटिस्ट है ना, नन्हा वैज्ञानिक, एक्टिवली आप नॉलेज को कंस्ट्रक्ट करते हैं। बात सही है या नहीं है? आंटी जी कैसी हैं? बेटर हैं, बट थोड़ी सी उनको दिक्कत आजकल चल रही है। बहुत बढ़िया सोनू। क्वेश्चन नंबर 13 देखिएगा, अ चाइल्ड रियलाइजेस दैट अ 4-legged एनिमल दैट नेज कैन नॉट फिट इनटू हर एग्जिस्टिंग स्कीमा ऑफ डॉग। ये नेज का मतलब है यहाँ पे हिनहिनाना, जैसे कि घोड़ा करता है। 4 घोड़े की बात हो रही है, हॉर्स की बात हो रही है। अ चाइल्ड रियलाइजेस दैट अ 4-legged एनिमल, 4 पैरों वाला एक एनिमल है, पशु है, जो ने करता है यानी वो हिनहिनाता है, कैन नॉट फिट इनटू हर एग्जिस्टिंग स्कीमा ऑफ डॉग। अब उसको ये समझ नहीं आ रहा है ये डॉग तो नहीं है, बट ये है कौन, क्योंकि डॉग तो बात करेगा, भौंकेगा। What process will she undertake to fit this new information into her schemas? अब उसको अपने स्कीमा में, अपने दिमाग में, अपने प्रीवियस एग्जिस्टिंग जो भी नॉलेज है, उसकी वर्तमान ज्ञान है, उसमें फिट करने के लिए कौन सी प्रोसेस को अपनाना पड़ेगा? डिसइक्विलिब्रियम प्रोसेस थोड़ी है फिट करने की। ये डिसइक्विलिब्रियम तो तब हुआ जब वो मिसमैच हो गया कि जो उसके दिमाग में है डॉग और जो बाहर देख रही है हॉर्स, वो दोनों मैच नहीं हो रहे हैं, डिसइक्विलिब्रियम हुआ। लेकिन यहां पे ये पूछ लिया होता कि इसको क्या कहेंगे, तो कहते डिसइक्विलिब्रियम। पूछा क्या है? देखो कोई भी क्वेश्चन में पूछा क्या है वो सबसे महत्वपूर्ण है। ठीक से अगर हम क्वेश्चन नहीं पढ़ रहे तो हम गलती कर रहे हैं। 90% प्रॉब्लम वहीं सॉल्व हो जाती है जब आप ध्यान से पढ़ लेते हैं क्वेश्चन को। पेडागोजिकल क्वेश्चंस पढ़ने पे ही पूरा खेल हो जाता है। शी अंडरटेक टू फिट दिस न्यू इंफॉर्मेशन इनटू हर स्कीमास। अब उसको अपने स्कीमा में, अपने दिमाग में फिट करने के लिए कौन सी प्रक्रिया का प्रयोग करना पड़ेगा। ये नहीं पूछा कि क्या हुआ है, डिसइक्विलिब्रियम हुआ है, ये नहीं पूछा है। पूछा क्या है? हो जाएगा भाई अपर्णा, मैं एक स्ट्रेटजी भी बनाऊंगी 1 महीने की, डोंट वरी। कई दिनों सोच रहे हैं, हो नहीं पा रहा है बस। असंतुलन यानी डिसबैलेंस नहीं, बैलेंस में करने के लिए क्या करना पड़ेगा? एकोमोडेट करना पड़ेगा, नई इंफॉर्मेशन को फिट करने के लिए मॉडिफाई करना पड़ेगा, प्रीवियस स्कीमा में परिवर्तन लाना पड़ेगा, क्योंकि जो नई इंफॉर्मेशन है वो जस्ट एज इट इज ऐड नहीं हो पा रही है। एसिमुलेशन होता है एग्जिस्टिंग इंफॉर्मेशन, एग्जिस्टिंग स्कीमा में कुछ ऐड कर लेना, फिट इन कर लेना एग्जिस्टिंग में ही, लेकिन यहां पे चेंज करना पड़ेगा नई इंफॉर्मेशन की बेसिस पे। होम्योस्टेसिस भी बैलेंस की स्थिति होती है, इसकी बात हल ने की है, इन्होंने नहीं की है, प्याजे ने। CH हल, क्लार्क हल करके उनकी थियरी है, तो ड्राइव रिडक्शन की उसका यहाँ कोई यूज नहीं है आपके सिलेबस में। समायोजन इज द राइट आंसर। अब समायोजन करना पड़ेगा, जब जस्ट ऐड करना पड़े तो आत्मसातीकरण। क्वेश्चन नंबर 14 देखिएगा, क्या कहता है भाई क्वेश्चन नंबर 14, फटाफट से जवाब देंगे। क्वेश्चन नंबर 14 कहता है, इन पियाजेस थियोरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट व्हाट इज द गोल ऑफ द कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज। कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज आपको पता है 7 से 11 वर्ष की अवस्था है, तो मूर्त संक्रियात्मक अवस्था का लक्ष्य क्या है, ये पूछा है। 7 से 11 लॉजिक पहली बार यहीं आता है। ऑपरेशनल थॉट, एब्स्ट्रैक्ट, अमूर्त चिंतन, यानी जो चीजें सामने नहीं है, एक एब्स्ट्रैक्ट है, दूसरा कॉन्क्रीट है। कॉन्क्रीट वो, ये माउस, ये पेन, मैं आपके सामने हूं, मतलब लिटरली नहीं, बट आप देख पाते हैं, है ना, टच फील देख पाते हैं इंसान को, या माउस को मान लीजिए, जो आपके फोन, जिस फोन पे आप देख रहे हैं वो फोन कॉन्क्रीट है। लेकिन आपसे कहा जाए प्रेम पे आपके विचार बताइए कैसा महसूस होता है, वो थोड़ा सा एब्स्ट्रैक्ट है, शायद आप एग्जैक्ट बता भी ना पाए, थोड़ा अमूर्त हो गया। ऑनेस्टी अमूर्त हो गई, ऐसे कॉन्सेप्ट, बिटकॉइन अमूर्त हो गया। मूर्त थोड़ी जिसको टच फील कर लोगे डायरेक्ट। तो आइडियाज की जब हम बात कर रहे हैं तो कई बार अमूर्त होते हैं, और अमूर्तता पे चिंतन होता है 11 साल के बाद, यानी आपकी फॉर्मल ऑपरेशनल में, ना कि कॉन्क्रीट में। तो ये तो ऑप्शन हट गया। ऑब्जेक्ट परमानेंस तो जन्म से 2 में ही आ जाती है, वस्तु स्थायी, तो ये भी हट गया। सिंबॉलिक थॉट, ये भी 2 से 7 वर्ष में हो जाता है कि आप हैरी पॉटर की झाड़ू पे या शक्तिमान बन रहे हैं, आप शक्तिमान बन नहीं जा रहे हैं, बस सिंबॉलिक है ना। कई बार जब आप ईश्वर की पूजा भी कर रहे हैं, कोई मूर्ति की पूजा कर रहे हैं, तो हम कह सकते हैं वो सिंबॉलिक है, डायरेक्ट ईश्वर थोड़ी आए, वो बना के तो किसी व्यक्ति ने दी है। तो सिंबॉलिक मतलब यहाँ पे जैसे सिंबल्स के माध्यम से सीखना, ABCD के माध्यम से चाहे आप सीख रहे हो, वो भी लैंग्वेज भी सिंबॉलिक है। अगर हम बात कर रहे हैं आपकी और सिंबॉलिक, क्या जो हैरी पॉटर की झाड़ू है उस पर बैठ के एक बच्चा उड़ने की कोशिश कर रहा है, सिंबॉलिक है। घोड़ा बना करके पिताजी को बैठ करके उनके ऊपर चलाने की कोशिश कर रहा है, सिंबॉलिक है। कॉमन एग्जांपल्स। लेकिन ऑपरेशनल थॉट, यहां पे कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज में देखिए, ऑपरेशनल जो वर्ड है वो यूज ही पियाजे की थियरी में इसलिए होता है, ऑपरेशनल का मतलब है लॉजिक। तो संक्रियात्मक चिंतन या लॉजिकल थिंकिंग, ऑपरेशन का मतलब क्या है, लॉजिक, तर्क आ गया बच्चे में पहली बार। इंडक्टिव रीजनिंग, इंडक्टिव क्या होता है, एग्जाम्पल टू रूल जाना। आगमनात्मक चिंतन, निगमनात्मक बोलते हैं आई थिंक, जो भी बोलते हैं हिंदी में, यानी उदाहरण से नियम की ओर जाना। तो लॉजिक आ गया, ऑपरेशनल स्टेज में लॉजिक आ जाता है। प्री ऑपरेशनल, इसीलिए स्टेजेस का नाम क्या है, प्री ऑपरेशनल। तो प्री का मतलब अभी ऑपरेशन नहीं आया, लॉजिक नहीं आया। कॉन्क्रीट ऑपरेशनल, हाँ लॉजिक आ चुका है।
ठीक, फॉर्मल ऑपरेशनल मतलब ऑपरेशंस अब फॉर्मली एब्स्ट्रैक्ट लेवल पे भी आ गए, अमूर्त अवधारणाएं भी आ गई हैं। ठीक, तो ये एक बात हुई। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर है 15। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 15 कहता है दी साइकोलॉजिस्ट हु डिस्कवर्ड दैट चिल्ड्रंस परसेप्शन ऑफ रियलिटी इज नॉट लर्न्ड फ्रॉम अडल्ट्स बट इज कंस्ट्रक्टेड। यानी एक कौन से वो मनोवैज्ञानिक है जो कह रहे हैं कि जिसने ये पता लगाया कि बच्चों की जो वास्तविकता है, उनकी रियलिटी है, उनकी दुनिया है, वो वयस्कों से सीखी या दिमाग में भरी नहीं जाती कि पापा को देखा यही दुनिया भर ली। वो अपनी समझ का निर्माण खुद से करते हैं। मोनिका, कल से होगी मैथ्स की क्लास आपकी। यानी बच्चे एक्टिव बिल्डर्स ऑफ नॉलेज हैं, बच्चे ज्ञान के सक्रिय निर्माता हैं। वो एक्टिविटी करके, वो लिटिल साइंटिस्ट हैं, नन्हे वैज्ञानिक हैं, अपनी समझ अपनी गलतियां करके बनाते हैं या अपनी एक्टिविटी करके बनाते हैं। सिंपल प्याजे का ही कथन है, इसमें तो कोई बात ही नहीं है, प्याजे का ही सेशन है, ये तो आप आसानी से बता ही सकते हैं। ठीक, चलिएगा खैर आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर है 16। ये क्या कहता है? ये भी अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से सॉल्व कीजिएगा, नहीं तो आप इसमें गड़बड़ कर देंगे। ए फॉर एप्पल लिख के भेज रहे हैं कई लोग, कितने तेजस्वी लोग हैं। वेरी गुड, बहुत ही बढ़िया। चलिए अभी तो आप इसको ऐसे ही सॉल्व करिए। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट करेक्टली डिस्क्राइब्स द डिफरेंस इन पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ वाइगॉस्की एंड पियाजे इन टर्म्स ऑफ लर्निंग एंड डेवलपमेंट। अधिगम और विकास के बारे में पियाजे और वाइगॉस्की के थॉट्स किस एक ऑप्शन में क्लियरली दर्शाए गए हैं, ये आपको बताना है। प्रैक्टिस के लिए कोई बुक कोई भी उठा लो, इवन प्रीवियस ईयर मॉक कर लो, बस आप इस टाइम पे 3-4 साल के सीटेट की वेबसाइट से कुछ अलग से मत लो। और मैं अभी नोट्स अपडेट करके आपको दूंगी, वो पढ़ लेना, फ्री दूंगी। बेस्ट टीचर बेस्ट CDP। अच्छा, धन्यवाद प्रतिभा। देखिए, कुछ बातें कहने की नहीं, महसूस करने की होती हैं। आइए इधर, पियाजे के दृष्टिकोण में अंतर को सही ढंग से वर्णित करना है। पियाजे और वाइगॉस्की लर्निंग और डेवलपमेंट, विकास और अधिगम पे क्या सोचते हैं। अधिगम यानी लर्निंग है जो आप एफर्ट और प्रैक्टिस करके सीख रहे हैं, जैसे साइकिल चलाना लर्निंग है। डेवलपमेंट क्या है? वो साइकिल चलाने के लिए जो आपके अंदर कुछ क्षमताएं स्वाभाविक रूप से आई हैं एक पर्टिकुलर उम्र में, वो डेवलपमेंट है। दोनों आपस में जुड़े हुए भी हैं। ठीक, तो वाइगॉस्की और पियाजे क्या कह रहे हैं इस बारे में? वाइगॉस्की कह रहे हैं डेवलपमेंट प्रोसीड्स लर्निंग, यानी विकास पहले आता है फिर लर्निंग होती है, उल्टा है ये। वाइगॉस्की कहते हैं लर्निंग से डेवलपमेंट होता है, तो ये तो गलत हो गया। वाइगॉस्की कह रहे हैं लर्निंग टेक्स प्लेस इन अ सोशियो कल्चरल एनवायरनमेंट, ठीक है, लेकिन लर्निंग और डेवलपमेंट की बात हो रही थी, ये नहीं कि लर्निंग किस एनवायरनमेंट में आ रही है। पियाजे हेरिडिटी इज वाइटल फॉर डेवलपमेंट ऑफ लर्निंग, हो सकती है भाई, हमें क्या पता, लेकिन ये वाला ऑप्शन तो सही नहीं है। मतलब ये तो हम एक बार को कह भी सकते हैं कि हेरिडिटी इंपॉर्टेंट है डेवलपमेंट ऑफ लर्निंग के लिए। वाइगॉस्की लर्निंग प्रोसीड्स डेवलपमेंट, हाँ लर्निंग पहले आती है। यानी आप, वाइगॉस्की तो कह रहे हैं एज उतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। बच्चे ने अपने माँ बाप को खाना बनाते हुए देखा, वो उनके साथ किसी दुकान पे रहता था, मान लीजिए उसने बचपन से पापा को कारपेंटर का काम करते हुए देखा, वो उसने बहुत सारी चीजें जल्दी सीख ली जो शायद उसकी उम्र का बच्चा नॉर्मली ना सीखे। तो लर्निंग पहले आती है और फिर बाद में डेवलपमेंट होगा उसका उस चीज से। ठीक, पियाजे क्या कह रहे हैं? डेवलपमेंट पहले आएगा, यानी एज के अकॉर्डिंग आप सीखना शुरू करते हैं, पियाजे ये कहते हैं। दोनों बातें सही हैं। वाइगॉस्की कह रहे हैं ओनली एम्फेसिस ऑन लैंग्वेज एंड थॉट, चाइल्ड इज अ लिटिल साइंटिस्ट। नहीं, लैंग्वेज एंड थॉट पे दोनों बातें करते हैं, ऐसा नहीं है सिर्फ वाइगॉस्की कर रहे हैं। तो वाइगॉस्की लर्निंग प्रोसीड्स डेवलपमेंट, यानी वाइगॉस्की का कहना है कि अधिगम विकास से पहले आता है, और पियाजे का कहना है विकास पहले आता है। अब समझते हैं दोनों में अंतर क्या है। थर्ड ऑप्शन इज द राइट आंसर। कितने लोग सही जवाब दे रहे हैं बताना जरा? 29%, सिर्फ 29%। देखो, पियाजे और वाइगॉस्की की जब हम बात कर रहे हैं ना, जब हम पियाजे, और ये इतना पुराना सवाल है, इस तरह का सवाल बस थोड़ी सी लैंग्वेज चेंज करो आप लोग परेशान हो जाते हो। ठीक, पियाजे और वाइगॉस्की की जब आप बात कर रहे हैं तो पियाजे कहते हैं थॉट और वो वाली तो बात हो गई अलग, लैंग्वेज वाली, वो उसमें भी ये कहते हैं थॉट से लैंग्वेज आ रही है, और थॉट कहां से आएगा? कॉग्निटिव डेवलपमेंट से। और लैंग्वेज क्या है? वो भी एक कॉग्निटिव फंक्शन है। बट अभी उस पर ना जाते हुए इधर ही आ जाते हैं वापस घूम के, नहीं तो और कंफ्यूजन आप लोग को हो जाएगी, और फिर जो मुद्दा है उससे हम भटक चुके होंगे, क्योंकि पेडागोजी में भटकना आसान है। देखो, पियाजे कहते हैं डेवलपमेंट यानी जो एज के साथ क्षमताएं आ रही हैं इनकी भाषा में, के 7 से 11 कॉन्क्रीट ऑपरेशन में लॉजिक आ जाएगा। तो ये लॉजिक कहां से आया है? डेवलपमेंट से, जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट, जो ओवरऑल डेवलपमेंट हो रहा है आपके दिमाग का विकास। तो डेवलपमेंट से क्या होगा? जब लॉजिक आ गया तो आप बच्चे को लॉजिकल रीजनिंग वाले क्वेश्चन सिखा सकते हैं, यानी अब लर्निंग हो सकती है उस डेवलपमेंट की वजह से। अगर बच्चे का डेवलपमेंट हुआ ही नहीं है, 2 साल के बच्चे को थोड़ी आप 10वीं क्लास के सवाल दोगे। तो ये कह रहे हैं डेवलपमेंट जब होगा, एज के साथ जो चीज हो रही है, उन्होंने स्टेजेस दी हुई है, तब आप लर्निंग करा पाएंगे। कि एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट तब सिखाइए जब 11 से 15 के बीच में हो बच्चा। तो ये डेवलपमेंट विकास से अधिगम है। डेवलपमेंट नेचुरली जिसमें बहुत सारी चीजें हो रही हैं, बिकॉज ऑफ मैचुरेशन, बिकॉज ऑफ आपका ग्रोथ, है ना, और ये डेवलपमेंटल प्रोसेसेस ही कहलाती हैं, चाहे डेवलपमेंट हो, लर्निंग हो या ग्रोथ हो। जबकि वाइगॉस्की की जब हम मान रहे हैं, वाइगॉस्की कह रहे हैं पहले आप सीखते हैं, उम्र मैटर नहीं कर रही है इनके लिए कि 7 से 11 में सिखाओ। ये कह रहे हैं
आप सीखते हैं और सीखने से आपका डेवलपमेंट होता है। यानी आप किताबें पढ़ रहे हैं, अच्छे माहौल में रह रहे हैं, एक दूसरे से इंटरेक्शन कर रहे हैं, डिस्कशन डिबेट कर रहे हैं, तो आपकी इस लर्निंग की वजह से, लर्निंग क्या होती है, एफर्ट और प्रैक्टिस से होती है। डेवलपमेंट जरूरी नहीं हमेशा एफर्ट और प्रैक्टिस करना पड़े भाई। एक सर्टेन एज में आपकी एक समझ बन गई, जरूरी नहीं कि आपने उसके लिए एफर्ट ही किया होगा। साइकिल चलाना सीखेगा बच्चा, या तो बेसिकली लर्निंग से डेवलपमेंट हो सकता है, ये वाइगॉस्की कह रहे हैं, क्योंकि ये कह रहे हैं आप उम्र से पहले भी सीख सकते हैं, बजाय कि आपसे कोई ज्यादा जानने वाला व्यक्ति हो आपके अराउंड। तो इनकी थियरी में स्टेज इंपॉर्टेंट ही नहीं है। ये कह रहे हैं एफर्ट और प्रैक्टिस करो, लर्निंग होगी, और लर्निंग से आपकी समझ बन जाएगी, आपका डेवलपमेंट होगा। तो कहानी ऐसे चलेगी। यहां पे ये बात बन नहीं पा रही थी कि जो था कि पियाजे हेरिडिटी इज वाइटल फॉर डेवलपमेंट ऑफ लर्निंग, सिर्फ लर्निंग के लिए ही नहीं, वो पूरे डेवलपमेंट के लिए हेरिडिटी इंपॉर्टेंट है। ये बात अगर सही भी मान लें तो ये वाली बात सही नहीं है कि लर्निंग टेक्स प्लेस इन अ सोशियो कल्चरल एनवायरमेंट। बात हो रही है डेवलपमेंट और लर्निंग का क्या रिश्ता है, ये नहीं कि लर्निंग कहां टेक प्लेस करती है। वो रिश्ता चाहिए था हमको जो कहलाता है कि लर्निंग एंड डेवलपमेंट का रिश्ता है। ये तो सिर्फ इन जनरल बात कर दी इन्होंने, इसलिए हम इसके साथ नहीं जा सकते थे सेकंड के साथ कि सामाजिक सांस्कृतिक परिवेश में होता है। फिर इनको डेवलपमेंट भी तो बताना था ना, दोनों के संदर्भ में सवाल का जवाब देना था। थैंक यू शीतल, योर वे ऑफ टीचिंग इज वंडरफुल, धन्यवाद। पीएस स्टेट में भी हेल्प हो जाएगी, तो देश भर में जहां भी पियाजे पूछा जाएगा इस तरह के सवाल हैं, आपको मदद मिलेगी ही। क्वेश्चन नंबर 17 देखिएगा, द प्रोसेस ऑफ अडेप्टेशन यानी अनुकूलन, एसिमिलेशन यानी आपका आत्मसातीकरण, एकोमोडेशन समायोजन, इक्विलिब्रेशन आर इन्फ्लुएंस्ड बाय यानी अनुकूलन। जब आप अडेप्ट कर रहे हैं, सर्दियां आ रही हैं उस हिसाब से अडेप्ट कर रहे हैं। एसिमिलेशन कुछ नया ऐड कर लिया आपने अपने एग्जिस्टिंग स्कीमा में, पेन देखा एक नई तरह का, अच्छा हाँ ये भी पेन होता है वो भी पेन होता है, ऐड कर लिया पेन के स्कीमा में। एकोमोडेशन पुराने स्कीमा को चेंज करना पड़ा यदि, तो वो भी कर लिया। इक्विलिब्रेशन बैलेंस में है, जो दिमाग में है और जो दुनिया में है दोनों संतुलन में है। आपके दिमाग में पेन का स्कीमा है, आपने पेन देखा, कहा पेन है, ओके फाइन। अगर पेन की जगह कुछ और देख लिया और समझ नहीं आ रहा है पेन है क्या है, तो डिसइक्विलिब्रियम होगा। जैसे वो बच्चे ने हॉर्स देख लिया था, यानी जो घोड़ा देखा था और कुत्ते का स्कीमा में फिट नहीं हो रहा था, तो वो डिसइक्विलिब्रियम की स्टेज थी। चाइल्ड्स एक्सपीरियंस एंड एक्टिविटी, ये सब कैसे डेवलप होता है, बच्चे के सक्रिय होने से। हाँ, बच्चा जहां एक्टिव है बात खत्म। सोशल इंटरेक्शन की बात प्याजे थोड़ी करेंगे। बायोलॉजिकल प्रोसेस ऑफ बिकमिंग मैच्योर, सिर्फ बायोलॉजिकल प्रोसेस नहीं, बच्चे का अनुभव ओवरऑल, ऑल ऑफ दी अबव। हाँ भाई ये भी सही लग रहा है। अब तो रुको, क्वेश्चन ही बदल गया, जज्बात बदल दिए, हालात बदल दिए, क्योंकि ऑप्शन बदल दिए। सारा खेल तो ऑप्शंस का है ना पूरी पेडागोजी में। भाई यही 4 ऑप्शंस में से हमें बेस्ट ऑप्शन चूज करना है, या फिर 2 तरीके होते हैं जो मैं सिंपल आपको बताती हूं, या तो आप बेस्ट ऑप्शन चूज कर लीजिए, या तो 4 ऑप्शंस में से या तो वो ऑप्शन बेस्ट, या तो आप वेट, या तो वो ऑप्शन चूज करिए जो बाकी तीनों से बेस्ट हो, या फिर वो ऑप्शन चूज करिए जो बाकी तीनों को अपने अंदर समाहित कर ले। अब बाकी तीनों यहां समाहित हो जाएंगे 4th ऑप्शन में, फिर भी अब एक बार हम नए सिरे से इसको पढ़ के देखते हैं, क्योंकि डिपेंड करता है ना किस तरह से पूछा है। चाइल्ड एक्सपीरियंस एंड एक्टिविटी, ये तो 100% है ही कि बच्चा जहां एक्टिव है उसका जो एक्सपीरियंस मिल रहा है वो सब है, नो डाउट अबाउट इट। ठीक है जी, नहीं प्याजे और वाइगॉस की लड़े मरे नहीं जा रहे हैं, वो बहुत सारी चीजों में सिमिलर है, एक आधी चीज में डिफरेंस है। ये लोगों ने एक धारणा बना लिया कि प्याजे वाइगॉस के अगेंस्ट हैं। भाई वो सेम स्कूल ऑफ थॉट से बिलोंग करते हैं, वो भी रचनावादी हैं, ये भी रचनावादी हैं। वाइगॉस की सोशल कंस्ट्रक्टिविस्ट हैं, सामाजिक रचनावादी हैं। वाइगॉस प्याजे जो हैं वो उग्र यानी रेडिकल कंस्ट्रक्टिविस्ट हैं। 2-3 ही बातें हैं जिन पे वो अलग कहते हैं अपने आप को, या इवन 1-2 ही बातें हैं, ज्यादातर बातों में वो सेम है। सोशल इंटरेक्शंस, हाँ वो जो सोशल MESE याद है, यानी आपका मैचुरेशन, एक्सपीरियंस, सोशल इंटरेक्शन या सोशल एक्सपीरियंस, और फिर इक्विलिब्रेशन। तो ये अब क्योंकि हमारे पास ऑल ऑफ दी फॉलोइंग का ऑप्शन है, इसलिए हम इसके साथ जा सकते हैं, इसको इंक्लूड कर सकते हैं, क्योंकि सोशल एक्सपीरियंस है इन्वॉल्व। बायोलॉजिकल प्रोसेस ऑफ बिकमिंग मैच्योर, हाँ भाई जेनेटिक्स की, जेनेटिक एपिस्टेमोलॉजी की जेनेटिक्स की वजह से ज्ञान का निर्माण होता है, ये बात प्याजे करते हैं। तो ये तीनों ही बातें सही हो गई, नहीं तो अभी हमने हटा दिया था, क्योंकि हमें ये था एक ही ऑप्शन चूज करना है, उससे बेटर ऑप्शन तो ऊपर वाला था ही, लेकिन यहां तीनों इंक्लूड किए जा सकते हैं, पूरी तरह से गलत नहीं है। तो सारा खेल, भावनाएं, जज्बात सब पलट जाते हैं जैसे ही ऑप्शन आता है सामने। 4th ऑप्शन इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 18 देखिएगा, थोड़ा सा लेंदी क्वेश्चन है बट अच्छा सवाल है। अ क्लास वॉज आस्क्ड टू डिफाइन स्कीमा, एक क्लास को कहा गया कि स्कीमा क्या होता है ये बताओ। मान लो आपसे ही पूछ लिया गया, हु डिफाइंड इट प्रॉपरली। आपको देखना है बच्चा 1 है, यानी एक स्टूडेंट 1 है रीमा, स्टूडेंट 2 है रीटा, और लर्नर 3 है रेखा। ठीक, ये 3 स्टूडेंट्स हैं, तीनों अपनी अपनी भाषा में स्कीमा क्या होता है इसके बारे में बता रहे हैं। रीमा कहती हैं ह्यूमन बींग्स अडेप्ट टू देयर एनवायरमेंट एंड देयर थिंकिंग ऑल्सो अडेप्ट टू द चेंजेस दे एक्सपीरियंस, दीज चेंजेस आर कॉल्ड स्कीमास। यानी ह्यूमन बींग्स हैं जो अडेप्ट करते हैं अपने एनवायरमेंट, अपने वातावरण में परिवर्तन को अडेप्ट करते रहते हैं, अनुकूलन करते रहते हैं, अपनी थिंकिंग के बेस पे अडेप्ट करते हैं चेंजेस को जो वो अनुभव करते हैं, और इसको ही स्कीमा कहते हैं। चलो हो सकता है।
रीटा क्या कह रही है, ऑल लर्निंग एंड नॉलेज आर बेस्ड ऑन द बेसिक मेंटल स्ट्रक्चर चिल्ड्रन आर बॉर्न विद आर कॉल्ड स्कीमा, यानी बेसिक मेंटल स्ट्रक्चर जिसपे वो ऑलरेडी जिसके साथ बॉर्न होते हैं उसी पे लर्निंग एक्सपीरियंस बनता है। पूछा है स्कीमा क्या है, ये कह रही है पहले से स्कीमा के साथ जो होते हैं हम बॉर्न, और उसमें लैंग्वेज एंड थॉट में भी डिफरेंस बताऊंगी, डोंट वरी। तो अगर हम बात करें यहां पे कि मेंटल स्ट्रक्चर हैं जो बेसिक मेंटल स्ट्रक्चर चिल्ड्रन आर बॉर्न विद आर कॉल्ड स्कीमास, ऑल लर्निंग एंड नॉलेज आर बेस्ड ऑन दी बेसिक मेंटल स्ट्रक्चर पे बेस्ड है सारी लर्निंग और नॉलेज। नहीं भाई, बेसिक स्कीमा वो होते हैं आपके, वो रिफ्लेक्सेस बेस्ड होते हैं कि कुछ चीजें जैसे आपका जो सकिंग का स्कीमा है वो बच्चे में सेट होता है जन्म से ही, लेकिन उसके ऊपर तो आप बहुत कुछ एनवायरमेंट के साथ बना रहे हो, तो इसको पूरी तरह से सही नहीं कह सकते। फिर भी देखते हैं, रेखा कहती है ऑल्टरिंग एग्जिस्टिंग आइडियाज एज अ रिजल्ट ऑफ न्यू इन्फॉर्मेशन और न्यू एक्सपीरियंसेस इज कॉल्ड स्कीमा, यानी नई जानकारी या नए अनुभवों के परिणाम स्वरूप मौजूदा विचारों को बदलना स्कीमा कहलाता है। ये तो एकोमोडेशन नहीं कहलाएगा, समायोजन कहलाएगा ये तो, है ना, तो इसके साथ तो हम नहीं जा रहे हैं। फिर बचता क्या है, रीमा एंड रेखा और सुषमा, ये ऐसी सी फील आ रही है ना, वो कौन सा एड आता था, सबकी पसंद निर्मा जया और सुषमा, यस, आ जाओ इधर, फालतू बातें नहीं करेंगे। रीमा कह रही है ह्यूमन बींग्स अडेप्ट टू देयर एनवायरमेंट एंड देयर थिंकिंग आल्सो अडेप्ट टू द चेंजेस दे एक्सपीरियंस, दीज चेंजेस आर कॉल्ड स्कीमास, कह सकते हैं अपडेट हो रहा है स्कीमा। ऑल लर्निंग एंड नॉलेज, अब देख लो क्या कहें इसको, ओनली रीटा ओनली रेखा, ओनली रेखा के साथ जाएंगे हम यहाँ पे, क्योंकि अगर दोनों का ऑप्शन होता साथ में तो एक बार को फिर भी कंसिडर कर लेते, ओनली रेखा सेकेंड ऑप्शन। चलिएगा आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ऑल्टरिंग एग्जिस्टिंग आइडियाज, ऑल्टर करना तो सिर्फ न्यू इन्फॉर्मेशन के बेस पे, वो एसिमिलेशन एकोमोडेशन में आ जाएगा। ठीक, अब अभी वो मत देना नेक्स्ट पोल, इनको लैंग्वेज एंड थॉट के बारे में थोड़ी सी चर्चा कर दूं, फिर हम आगे बढ़ेंगे। देखो ये लर्निंग और डेवलपमेंट की बात थी, पियाजे क्या कह रहे हैं, डेवलपमेंट से लर्निंग, जो एज के साथ डेवलपमेंटल एक्टिविटीज आएंगी कि एक थिंकिंग बेहतर हो रही है, लॉजिक आ रहा है, फिर उससे वो आप लर्निंग कर पाओगे, उस तरह का सिलेबस पढ़ोगे, एज वाइज सिलेबस पढ़ाया जाता है, इसलिए पियाजे की भाषा में। वाइगॉस्की कह रहे हैं लर्निंग पहले आप एफर्ट मार के सीखते हैं चीजें, फिर उससे आपका दिमाग विकसित होता है कि आपने पढ़ाई की बहुत सारी, आपने चीजें सीखी, डिस्कशन किया, डिबेट किया, अच्छे लोगों को सुना, बातचीत की, किताबें पढ़ी, मुश्किल लगी शुरुआत में फिर भी पढ़ी, तो लर्निंग क्या है, एफर्ट और प्रैक्टिस मांगती है, और फिर आपका जो डेवलपमेंट है वो शायद आपकी एज से ज्यादा हो जाएगा। तो लर्निंग से डेवलपमेंट हो रहा है, अपने आप नहीं हवा में बैठे 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 डेवलपमेंट आ जाएगा, फिर तो सारे 25 साल के लोग एक ही जैसे होंगे। कुछ लोग होते हैं जो डिफरेंट होते हैं, मेरे जैसे, देख रहे हो, मजे, खुद की तारीफ कर लेनी चाहिए, आ जाओ इधर। तो अगर हम बात करें, इससे पहले आपको खुद ही तारीफ कर दो, देखो एक बार, अगर हम बात करें यहाँ पे, तो देखो अब हम थॉट और लैंग्वेज की बात कर देते हैं, टी और एल। थॉट पहले आता है और फिर लैंग्वेज आती है, यानी विचार से भाषा आती है, और विचार ना केवल भाषा से पहले आता है बल्कि भाषा को सुनिश्चित भी करता है, तो विचार से भाषा आती है। ये बात कौन कह रहा है, ये पियाजे कहते हैं। इसका उल्टा नहीं कह दे रहे हैं, जैसे ऊपर वाली बात में उल्टा कहा था, हर चीज में उल्टा थोड़ी कह रहे हैं, वाइगॉस्की कोई दुश्मन थोड़ी है इनके, रचनावादी है वो भी। वाइगॉस्की कह रहे हैं थॉट और लैंग्वेज जो है, विचार और भाषा, जीवन के शुरुआती सालों में पैरेलल चलते हैं, समानांतर चलते हैं, अपना अपना जीवन जीते रहते हैं, फिर 7 साल के आसपास आई थिंक, या 4 साल, मतलब 4 साल के बाद और 7 साल से पहले ये मर्ज होते हैं। थॉट और लैंग्वेज दोनों ही फिर इंपॉर्टेंट बन जाते हैं, मिल जाते हैं एक दूसरे में, शुरुआत में पैरेलल चल रहे हैं, ऐसा नहीं कि थॉट पहले लैंग्वेज, इसका उल्टा कर दो। वो पियाजे कह रहे हैं कि विचार पहले आया, जब आपको पेन बोलना नहीं आया था तब भी आप पेन देख के कुछ तो विचार था आपके दिमाग में। ये पियाजे कह रहे हैं कि थॉट नॉट ओनली प्रोसीड्स लैंग्वेज बट ऑल्सो डिटरमाइंस इट, मतलब विचार न केवल भाषा से पहले आता है बल्कि भाषा को सुनिश्चित भी करता है। ये कौन कह रहा है, पियाजे कह रहे हैं। वाइगॉस्की कह रहे हैं भाषा और विचार दोनों समानांतर चलते रहते हैं और बाद में जाके मर्ज हो जाते हैं, शुरुआती सालों में समानांतर है, पैरेलल है, इंडिपेंडेंट है। तो ये दो बातें थी। आज ये क्वेश्चन नंबर 19 देखिएगा, कथन क्या है, इन पियाजेस थियरी चिल्ड्रन इन दी कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज आर कैपेबल ऑफ अंडरस्टैंडिंग कंजर्वेशन। कॉन्क्रीट यानी मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में बच्चे संरक्षण को समझने में सक्षम होते हैं। कॉन्क्रीट ऑपरेशनल CCS, ये 3 क्षमताएं आती हैं, कंजर्वेशन, क्लासिफिकेशन और सीरिएशन। बात तो सही है, ठीक है। ये तो रीजन क्या है इसका, कंजर्वेशन कंजर्वेशन टास्क demonstrate a child's ability to understand that quantities remain the same despite changes in shape or appearance। यानी कंजर्वेशन के जो टास्क किए गए कि एक बीकर है जो चौड़ा लिया गया, दूसरा बीकर है जो पतला और लंबा था, दोनों को पलट करके देखा गया, इनसे ये पता लगा, जब कंजर्वेशन आ जाता है, संरक्षण आ जाता है बच्चे में, तो हमें ये पता लगता है कि शेप और साइज बदलने पर भी क्वांटिटी सेम रहती है। 200 ml पानी है तो उसको बाल्टी में डालो, ट्रक में डालो, परात में डालो, कटोरी में डालो, किसी में भी डालो, वो 200 ml ही रहेगा। शेप और साइज के बदलने से क्वांटिटी यानी वॉल्यूम सेम ही रहेगा। सिंपल बात। तो दोनों बातें सही लग रही है हमें, तो कोई दिक्कत नहीं लग रही है ना। बता दिया कि कंजर्वेशन क्या होता है और कॉन्क्रीट ऑपरेशन में आ जाएगा, ठीक तो है।
बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट आंसर ऑफ ए। सिंपल है। देखो जो कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज है आपकी, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज जो है, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, जो तीसरी स्टेज है पियाजे की थ्योरी में, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल। ऑपरेशनल का मतलब यहाँ लॉजिक से है, इस स्टेज में लॉजिक आता है सबसे पहली बार तर्क आता है, इंडक्टिव लॉजिक जिसको हम कहते हैं, एग्जाम्पल से रूल जाने वाला। तीन और महत्वपूर्ण चीजें आती हैं, सी से याद रखेगा ये स्टेज, और सी से ही है CCS, ठीक, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल में आती है ये तीनों ही चीजें। CCS ये वो चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी नहीं है, CCS ये आपका निमोनिक है पियाजे की थ्योरी में, कंजर्वेशन जिसको हम बोलते हैं संरक्षण, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल में आता है ये संरक्षण के। आप छोटे बर्तन से बड़े बर्तन में डालिए, क्वांटिटी जितनी उतनी रहेगी, शेप साइज बदलने से क्वांटिटी चेंज नहीं होती, मात्रा चेंज नहीं होती, तो ये है संरक्षण। ये संरक्षण का गुण आ जाएगा, रिवर्सिबिलिटी आ जाएगी, डिसेंटर करना आ जाएगा बच्चे में। क्लासिफिकेशन यानी चीजों को उनकी क्षमताओं के आधार पर बांट पाएगा बच्चा, कि अगर कोई ट्राइंगल है तो ट्राइंगल एक जगह, सर्कल एक जगह, स्क्वायर एक जगह। सीरिएशन है बढ़ते से घटते क्रम में, घटते से बढ़ते क्रम में, ये हो पाएगा, असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर, ये तीनों क्षमताएं 7 से 11 में आ जाती हैं। चलिए खैर आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 20 देखिएगा, कवि क्या कहना चाहते हैं बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 20 कह रहे हैं विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट, देखिए लिमिटेड सेशंस होंगे एग्जाम तक, कोशिश रहेगी जितने ज्यादा हो पाए, बट फिर भी मुझे पता है मैं लिमिटेड ही ले पाऊंगी, लेकिन बेस्ट तरीके से होंगे, तो क्वालिटी पे ध्यान देना है और ठीक से क्वेश्चंस को फिर सॉल्व करना है, समझना है, ठीक। ये नहीं है कि नींद आ रही है, अच्छा 10 बज गए, लेट लतीफ हो सकते हैं, 10:30 बज गए, अच्छा सो जाते हैं। पेपर में अब 1 ही महीना है और 6 महीने मौका मिलता है, और नेक्स्ट टाइम सिलेबस चेंज हो क्या हो पता नहीं है, तो अपना हर बार बेस्ट देना है, और इतना मुश्किल एग्जाम नहीं है कि ना निकल पाए। निम्नलिखित में से कौन सा पियाजे के इस दृष्टिकोण का सबसे अच्छा वर्णन करता है कि बच्चे का अधिगम कैसे होता है, लर्निंग कैसे होती है, पियाजे इस पे क्या कहते हैं। चिल्ड्रन आर पैसिव नहीं हो सकता बच्चा, ये तो गलत हो गया। चिल्ड्रन एक्टिवली कंस्ट्रक्ट नॉलेज थ्रू इंटरेक्शन विद देयर एनवायरमेंट, हाँ अपने वातावरण के साथ सक्रिय रूप से एक्टिविटी करके बच्चा नॉलेज को कंस्ट्रक्ट करता है, बात सही है, फिर भी देखते हैं। थर्ड ऑप्शन, हमें बेस्ट ऑप्शन चूज करना है ना, लर्निंग इज सोनली बेस्ट ऑप्शन, या फिर वो ऑप्शन जो बाकियों को अपने अंदर समाहित कर ले। लर्निंग इज सोनली बेस्ड ऑन रीइंफोर्समेंट एंड पनिशमेंट की बात पियाजे वाइगोत्स्की कोई नहीं करेगा, दंड और पुरस्कार की बात व्यवहारवादी लोग करते हैं, ये है रचनावादी लोग, ये रचना की बात करते हैं, व्यवहारवादी लोग आदत डलवाने की बात करते हैं। फोर्थ ऑप्शन है कॉग्निटिव डेवलपमेंट अकर्स ऑटोमेटिकली विदाउट एनवायरमेंटल इन्फ्लुएंस, ये कहना भी गलत होगा कि एनवायरमेंट का कोई इन्फ्लुएंस नहीं होता संज्ञान पे, ये कहना गलत होगा। तो सेकंड ऑप्शन इज द राइट आंसर ओवर हियर। ये नहीं कहा उन्होंने कि एनवायरमेंट इंपॉर्टेंट नहीं है, एनवायरमेंट इंपॉर्टेंट नहीं होता, सोशल एक्सपीरियंस या एक्सपीरियंस को वो क्यों महत्वपूर्ण मानते हैं उन 4 एलिमेंट्स में। क्वेश्चन नंबर 21 देखिएगा, क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 21, ये कह रहा है गिवन बिलो आर सम टर्म्स इन फ्रंट ऑफ विच सम ईयर्स आर मेंशन्ड, अकॉर्डिंग टू यू विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट। गलत पहचानना है कि किस टर्म के बारे में, किस एक तथ्य के बारे में कौन सी एज ग्रुप को गलत लिखा गया है। सामूहिक एकलाप, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा, नई चीजें सीखने को मिलेंगी आपको। ये कहता है कि कलेक्टिव मोनोलॉग, सामूहिक एकलाप बोलते हैं उसको, 2 से 7 वर्ष के सब बच्चे आपस में अपने आप कुछ कुछ बोल रहे हैं, कोई किसी से बात नहीं कर रहा है, लेकिन 4 बच्चे यहाँ खेल रहे हैं और वो सब अपने आपस में बातें करने में लगे हुए हैं, या फिर क्लासरूम है, टीचर को जाना है, उससे पहले शोर आ रहा है और कोई किसी से बात नहीं कर रहा है, पता नहीं सब अपने आप से ही बातें कर रहे हैं। कलेक्टिव मोनोलॉग बोलते हैं कि जब बहुत सारे लोग एक साथ मिलकर के आपस में बातें नहीं कर रहे हैं लेकिन कुछ कुछ बोल रहे हैं। जैसे वो पहाड़े नहीं होते थे, यानी टेबल नहीं होते थे स्कूल में, गांव के स्कूल में स्पेशली, 2 एकम 2 2 दूनी 4, पूरा स्कूल चिल्ला रहा है एक साथ, है ना, कोई किसी से बात थोड़ी कर रहा है। कलेक्टिव मोनोलॉग है वो। मोनोलॉग क्या है, वो कार्तिक आर्यन वाली कौन सी मूवी है, वो प्यार का पंचनामा, जिसमें वो एक आलाप, वो मतलब एक तरह का ही एक कहानी है उनकी जो खुद से ही बोले जा रहे हैं, किसी का जवाब नहीं चाहिए वहां पे। तो मोनोलॉग मतलब एक व्यक्ति बोल रहा है, लेकिन कलेक्टिव मतलब बहुत सारे लोग कलेक्टिवली अपने आप में बोल रहे हैं, एक दूसरे से बात नहीं कर रहे हैं। ये पियाजे का कॉन्सेप्ट है। सेंसरी मोटर की जब हम बात करें, जन्म से 2 वर्ष होती है एज, सही बात है। प्री ऑपरेशनल 2 से 7 होती है, सही बात है। कॉन्क्रीट ऑपरेशनल 7 से 11 होती है, सही बात है। अब तो ऑप्शन ही एक बचा है, कलेक्टिव मोनोलॉग। कलेक्टिव मोनोलॉग सामूहिक एकलाप दिया तो ये पियाजे ने ही है, लेकिन इसका जो एज ग्रुप है वो प्री ऑपरेशनल स्टेज के शुरुआती सालों में होता है, 2 से 4 वर्ष के बीच में, या 3 से 5 मैक्सिमम, उसके बाद नहीं होगा। तो कलेक्टिव मोनोलॉग जो है यहाँ पे सही एज नहीं बताई है उसकी, इसलिए गलत है। अदरवाइज तो होता प्री ऑपरेशनल में ही है, लेकिन प्री ऑपरेशनल में भी 2 स्टेजेस है ना, जो आपकी 2 से 4 वर्ष वाली स्टेज है, वहां पे ये होगा, ना कि 2 से 7 में। 2 से 4, 3 से 5 मैक्सिमम, एक साल ही इधर उधर कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 22 देखिएगा, दिया पियाजे नहीं है कलेक्टिव मोनोलॉग। क्वेश्चन नंबर 22 देखिएगा और जवाब दीजिएगा। इन पियाजेस थ्योरी द टर्म ईगोसेंट्रिज्म इन द प्री ऑपरेशनल स्टेज रेफर्स टू, यानी जो आपका अहम केंद्रितावाद है पियाजे की थ्योरी में, जो प्री ऑपरेशनल स्टेज में आता है, उसका मतलब क्या है। ईगोसेंट्रिज्म का मतलब बच्चा खुद सेल्फ सेंटर्ड है,
दूसरे के परसेप्शन को नहीं देखता, उसको लगता है जो कार्टून मुझे पसंद है वो मम्मी पापा भाई बहन चाचा ताऊ दादा दादी सबको पसंद होना चाहिए। अगर मेरे फेवरेट डोरेमोन के बारे में कुछ बोल दिया तो रोने लग जाएगा, जो चॉकलेट बच्चों को पसंद है वो सबको पसंद होनी चाहिए, यानी उसको लगता है जैसे मैं सोचता हूं वैसे ही सब सोचते हैं, यानी वो सेल्फ सेंटर्ड है। अ चाइल्ड्स इनेबिलिटी टू अंडरस्टैंड दैट अदर्स हैव डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स, दूसरे के व्यू पॉइंट को या पर्सपेक्टिव को नहीं समझ पाता, बात तो सही है। बच्चे की यह समझने में असमर्थता की दूसरों के अलग अलग दृष्टिकोण हैं, हाँ इसी को ईगोसेंट्रिज्म कहते हैं। फिर भी चारों ऑप्शन हमको पढ़ने तो पड़ेंगे। सेकंड ऑप्शन है चाइल्ड्स फोकस ऑन स्ट्रक्चर्ड प्ले एक्टिविटीज, नहीं ऐसा कुछ नहीं है, प्ले एक्टिविटीज के बारे में नहीं है ये। प्रिटेंड प्ले यानी वो नहीं होता डॉक्टर डॉक्टर खेल रहे हैं ये वो, उसकी भी यहाँ बात नहीं हो रही है। अ चाइल्ड्स अंडरस्टैंडिंग ऑफ द कॉन्सेप्ट ऑफ कंजर्वेशन, ये तो आया ही नहीं है दूर दूर तक, प्री ऑपरेशनल स्टेज है। तो फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट आंसर। बच्चा दूसरे के पर्सपेक्टिव को, दूसरे के पहलू को, दूसरे के परिपेक्ष को नहीं समझ पाता है, उसको लगता है मैं जैसे देखता हूं, मैं जो पसंद करता हूं सब वही पसंद करते हैं, सब वैसा ही महसूस करते हैं, फील करते हैं जैसा मैं फील करता हूं। क्वेश्चन नंबर 23 देखिएगा, टीचर प्रोवाइड्स वेरियस ब्लॉक्स फॉर चिल्ड्रन टू स्टैक सॉर्ट एंड बिल्ड स्ट्रक्चर्स अकॉर्डिंग टू पियाजे, दिस एक्टिविटी इज मोस्ट सुटेबल फॉर विच स्टेज ऑफ डेवलपमेंट। यानी एक शिक्षक बच्चों को ढेर लगाने छांटने और संरचनाएं बनाने के लिए विभिन्न ब्लॉक प्रदान करता है। ब्लॉक्स नहीं होते वो लिखा होता है उनपे इस एज के लिए 3+, 6+, वो अलग अलग बिल्डिंग ब्लॉक्स आते हैं, उससे कोई इमारत बना सकता है, कोई कुछ भी बना सकता है। 18th क्वेश्चन में डाउट है किसी को, हो सकता है मैंने पढ़ा सही हो गलत लिख दिया हो। 5वां और 18वां क्वेश्चन मैं कराऊंगी, अभी 10 क्वेश्चन और हैं इसके बाद ही कराऊंगी, अब मैं फ्लो नहीं खराब करना चाह रही, मैंने नोटिस कर लिया। क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 8 हम डिस्कस करेंगे आफ्टर। आज 33 सवाल हैं टोटल, तो 10 सवाल और हैं, इनको फ्लो में कर लेते हैं, फिर जो भी आपका डाउट है क्वेश्चन नंबर 5 और 18 में वो मैं रिजॉल्व कर दूंगी, डोंट वरी एट ऑल। आ जाओ, इसका जवाब दे दो, प्यास लगी है बहुत ही तेज। कोई कह रहा है बिहेवियरिस्ट का लगा दिया, हाँ हो सकता है बोला सही हो और गलत टिक कर दिया हो, कई बार फ्लो में ऐसा हो जाता है, मैं चेक कर लूंगी अभी। पहले ये सवाल का जवाब दे दो आप, 18 पे वापस आएंगे। आ टीचर प्रोवाइड्स वेरियस ब्लॉक्स फॉर चिल्ड्रन टू स्टैक, ये प्रॉब्लम वैसे भी सॉल्व हो जाती है अगर मान लो पीडीएफ में जो आंसर्स होते हैं वो हम करेक्ट करा देते हैं, फिर अगर बाई चांस एक आध क्वेश्चन ऐसा हुआ, बाकी आप बता दिया करो, मैं तभी करेक्ट करा दूंगी। एक शिक्षक बच्चों को ढेर लगाने छांटने और संरचनाएं बनाने के लिए, क्योंकि स्पीड बहुत तेज है फ्लो में कई बार होती हैं चीजें ऊपर नीचे, बट वो एक आध क्वेश्चन में होती है। आ टीचर प्रोवाइड्स वेरियस ब्लॉक्स फॉर चिल्ड्रन टू स्टैक सॉर्ट एंड बिल्ड स्ट्रक्चर्स अकॉर्डिंग टू पियाजे, दिस एक्टिविटी इज मोस्ट सुटेबल फॉर विच स्टेज ऑफ डेवलपमेंट। यानी बच्चे को सॉर्ट करने के लिए, यानी ऑर्गेनाइज करने के लिए, है ना, मौका दिया जा रहा है। ऑर्गेनाइज कहां होता है, सेंसरी मोटर, प्री ऑपरेशनल, कॉन्क्रीट या फॉर्मल ऑपरेशनल, तो कॉन्क्रीट। एबिलिटी के आधार पे वो क्लासिफिकेशन कहेंगे इसको, वर्गीकरण के जो जिस कैटेगरी में लगाना है बिल्डिंग ब्लॉक्स, वो उसको पता होने चाहिए कि मैं क्या बनाना चाहता हूं, तो एक तरह के स्ट्रक्चर के लिए एक तरह की चीजें लगानी पड़ेंगी, तो क्लासिफाई करना पड़ेगा, वर्गीकरण करना पड़ेगा, बांटना पड़ेगा वर्ग में, सेक्शंस में। देखिए क्वेश्चन नंबर 24 देखिए, पियाजेस थ्योरी एम्फसाइजेस द रोल ऑफ डैश इन अ चाइल्ड्स कॉग्निटिव डेवलपमेंट, यानी पियाजे का सिद्धांत बच्चे के संज्ञानात्मक विकास में डैश की भूमिका पर जोर देता है। संज्ञानात्मक विकास, दिमाग के विकास में किस चीज की भूमिका पे जोर देता है, लैंग्वेज एक्विजिशन, भाषा पे, वो तो 4 एलिमेंट्स में है भी नहीं लैंग्वेज, MESE में से है ही नहीं लैंग्वेज, यहाँ पे उतना महत्व नहीं है। एनवायरमेंटल इन्फ्लुएंस, एनवायरमेंटल इन्फ्लुएंस पे जोर देते हैं। एक्टिव एक्सप्लोरेशन एंड इंटरेक्शन, इस पे सबसे ज्यादा जोर देंगे। लैंग्वेज को बिल्कुल खत्म नहीं माना है, लेकिन हाँ इन 4 फैक्टर्स में से नहीं है। और सबसे महत्वपूर्ण तो पर्यावरण के साथ सक्रिय अन्वेषण और अंतःक्रिया है। रीइंफोर्समेंट एंड पनिशमेंट, नो नो नो, ये तो आएगा ही नहीं पियाजे और वाइगोत्स्की के केस में, इससे तो दूर ही रहना है। ना तो वो तारीफ की बात करेंगे, ना दंड की बात करेंगे, वो बच्चे के जिज्ञासा की बात करेंगे और बच्चे के सक्रिय होने की बात करेंगे, जो कि 3rd ऑप्शन में सही है। क्वेश्चन नंबर 25, क्वेश्चन नंबर 25 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 25 कहता है अकॉर्डिंग टू पियाजे स्टेजेस आर डैश, यानी पियाजे के अनुसार चरण डैश हैं, डिसकॉन्टिन्यूअस हैं, कॉन्टिन्यूअस हैं। कॉन्टिन्यूअस की तो बात डेवलपमेंट की वाइगोत्स्की करते हैं, पियाजे नहीं करते हैं कि विकास सतत है, क्योंकि वो स्टेजेस में नहीं तोड़ते। पियाजे जो है स्टेजेस में तोड़ करके चलते हैं, तो वो डिसकॉन्टिन्यूअस बता रहे हैं डेवलपमेंट को। देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, डेवलपमेंट को बताना जरा क्या आंसर कर रहे हैं लोग, 1 ना, कितने %? हाँ मुझे पता था। देखो अकॉर्डिंग टू पियाजे स्टेजेस आर डिसकॉन्टिन्यूअस, स्टेजेस डिसकॉन्टिन्यूअस है या डेवलपमेंट डिसकॉन्टिन्यूअस है, बताओ बताओ। पियाजे हैज नॉट टॉक्ड अबाउट स्टेजेस, क्यों नहीं भाई, 4 स्टेजेस दे रखे हैं SPCF। स्टेजेस आर यूनिवर्सली सेम, सार्वभौमिक रूप से समान है पूरी दुनिया में। सेंसरी मोटर, प्री ऑपरेशनल, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल, फॉर्मल ऑपरेशनल, दीज आर द 4 स्टेजेस फॉर ऑल द चिल्ड्रन, चाहे वो किसी दुनिया मतलब किसी देश के हों
या कंट्री के हो, मतलब व्हाटएवर, ठीक। तो अगर हम बात कर रहे हैं यहाँ पे तो यूनिवर्सली सेम है ये स्टेजेस। डेवलपमेंट डिसकंटिन्यूअस है, हल्का सा लैंग्वेज का ट्वीक था और आप फंस गए। विकास एक अनिरंतर प्रक्रिया है, अगर ये नहीं होता तो एक बार को फिर भी सोच सकते थे हम। समझ पा रहे हो बात को? चलो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 26 पे। क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 26? क्वेश्चन नंबर 26 कुछ तो कहना चाहता है, फटाक से समझेंगे। ये कहता है इन अकॉर्डेंस टू जीन पियाजेस थियोरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट, अ टीचर शुड गिव टास्क रिक्वायरिंग डैश टू स्टूडेंट्स इन एज ग्रुप 7 to 11 ईयर्स फॉर वर्किंग इंडिपेंडेंटली। 7 से 11 वर्ष के बच्चों को कैसा काम दे, ये क्वेश्चन पूछा भी जा चुका है अलग तरीके से। हाइपोथेटिकल डिडक्टिव रीजनिंग नहीं भाई, ये तो 11+ वालों को दो आप, ठीक। रिवर्सिबल थिंकिंग का हाँ हो सकता है। ऑब्जेक्ट परमानेंस जन्म से दो। पैसिव इमिटेशन किसी को नहीं देना, निष्क्रिय थोड़ी रखेंगे बच्चे को। रिवर्सिबल थिंकिंग, क्योंकि वो रिवर्सिबल थिंकिंग उसके अंदर आ जाती है 7 से 11 में, ठीक। कि स्कूल से घर, घर से स्कूल, बर्फ पानी बन सकता है और पानी बर्फ बन सकता है, रिवर्स कर पाएगा वो थॉट को। 1 से 100, 100 से 1 आसानी से। क्वेश्चन नंबर 27 देखिएगा, 6 सवाल और हैं। अकॉर्डिंग टू जीन पियाजे, द कंबाइनिंग, अरेंजिंग, रिकंबाइनिंग एंड रीअरेंजिंग ऑफ बिहेवियर एंड थॉट्स इनटू कोहेरेंट सिस्टम्स इज कॉल्ड डिसइक्विलिब्रियम, कॉन्सेप्चुअलाइजेशन, ऑर्गेनाइजेशन या मिसकॉन्सेप्शन। फटाफट से बता दो जल्दी से, ये तो 1 मिनट का भी सवाल नहीं है। जीन पियाजे के अनुसार व्यवहार और विचारों को सुसंगत प्रणालियों में संयोजित करना, व्यवस्थित करना, पुनर्संयोजन करना, यानी बेसिकली ऑर्गेनाइज कर रहे हो आप। ये वाला कपड़ा यहां से निकाल के इधर रखा, आप एक तरह शर्ट से एक जगह पे रखेंगे, है ना। और किचन में मसाले एक तरह, हल्दी एक बॉक्स में है, दूसरा कुछ और एक और बॉक्स में है ना, दालचीनी एक और बॉक्स में है। तो आप सिस्टम में बिठा रहे हो चीजें, यानी ऑर्गेनाइज कर रहे हो। सिंपल पियाजे की भाषा में दिमाग में आप जो भी इंफॉर्मेशन है उसको ऑर्गेनाइज कर रहे हो। स्कीमा में अपने संगठन कहलाएगा ये। सिंपल, सरल, सस्ता, सुंदर, टिकाऊ जवाब। डिसइक्विलिब्रियम जैसा इसमें कुछ हो नहीं रहा और बाकी दोनों का कोई सेंस यहाँ बन नहीं रहा था। क्वेश्चन नंबर 28 देखिएगा, क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 28? सीरिएशन इन जीन पियाजेस थियरी रेफर्स टू। सीरिएशन कहाँ आता है? CCS। और CCS कहाँ आता है? C वाली स्टेज में, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल में, 7 से 11 वर्ष में। सीरिएशन में क्या था? असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में लगाना, घटते और बढ़ते क्रम में लगा पाना किसी एक क्वालिटी को देखते हुए। पहला ऑप्शन है। इससे आसान सवाल धरती पे एग्जिस्ट नहीं करता पियाजे का, प्लीज ध्यान से जवाब दीजिएगा। द एबिलिटी टू ऑर्डर ऑब्जेक्ट्स बेस्ड ऑन वन डायमेंशन, फॉर एग्जाम्पल लेंथ। असेंडिंग डिसेंडिंग, जिसकी हाइट ज्यादा है, फिर उसके बाद वो वाला बच्चा जिसकी हाइट कम, तो सबसे छोटा बच्चा आगे, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, ये है सीरिएशन। एक पहलू देख रहे हैं हम, हाइट, एज नहीं देख रहे हैं वहां पे। जब आप स्कूल असेंबली में सुबह प्रार्थना में बच्चों को खड़ा कर रहे हैं तो वहां सीरिएशन का प्रयोग हो रहा है। सेकंड ऑप्शन है द एबिलिटी टू टेक द पर्सपेक्टिव ऑफ अदर्स, दूसरों के पर्सपेक्टिव को लेना। तो वो तो यहाँ पे जो है डिसेंट्रेशन आ जाएगा, विकेंद्रीकरण के दूसरे पहलू से देख पा रहे हैं। अ नैरेटिव फॉर्म ऑफ थिंकिंग एज यूज्ड इन स्टोरी टेलिंग, यानी कथा में जो आप कहानी सुनाने में जो नैरेटिव फॉर्म, ये तो है ही नहीं यहाँ पे। द एबिलिटी टू स्पेशली मैप प्लेसेस लाइक वंस, ये स्पेशल थिंकिंग भी 7 to 11 में आ जाती है, लेकिन बात यहाँ सीरिएशन की हो रही है क्योंकि क्रमबद्ध तरीके से लगाने की बात हो रही है। फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट आंसर। घटते हुए क्रम या बढ़ते हुए क्रम में लगाने की बात हो रही थी, एक क्वालिटी को देखते हुए, हाइट या वेट, किसी भी एक एस्पेक्ट को देखते हुए। क्वेश्चन नंबर 29 देखिएगा, 9-year-old लीला classifies a collection of buttons according to their size. She then combines all group of buttons and redistributes them on the basis of holes on them. According to Jean Piaget's theory of cognitive development, Leela is in a stage of what? लीला एक बच्ची है जो विभिन्न प्रकार के बटनों को एक साथ उनके समूह बना करके रख रही है। किस बेसिस पे? कि किस बटन में, जैसे शर्ट का बटन है, किस बटन में कितने छेद हैं, होल्स हैं। 4 छेद वाले एक तरफ, 2 छेद वाले एक तरफ, अलग अलग बटन आते हैं ना, तो इस बेसिस पे उसने अलग अलग बांटे हैं। तो पियाजे की माने, देखो यहाँ पे ट्रांसलेशन में गड़बड़ कर दी है। पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार लीला किस चरण में है जहां वो क्वालिटी के बेसिस पे बांट रही है? तो ये सीरिएशन ही तो है। प्री ऑपरेशनल स्टेज नहीं, नहीं 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 नहीं, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज। क्लासिफिकेशन है ना, ऑर्गेनाइज कर रही है। कितने लोग दे रहे हैं? थर्ड ना, फिर ठीक है। क्वेश्चन नंबर 30 देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 30 देखिएगा। 30वां सवाल क्या कहना चाहता है, फटाफट से बता दीजिए। बाकी क्लासेस भी लगवाएंगे टीचर्स की, कल से देखना एक बार, फटाफट से बताओ। आज का क्वेश्चन का लेवल काफी इजी है। देखो, इजी, मॉडरेट और मुश्किल तीनों ही रहेंगे। जिस तरह क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसी तरह के क्वेश्चन रहेंगे, डोंट वरी एट ऑल। जवाब दीजिएगा। अगर आपने पढ़ लिया, चीजें समझ में आएंगी तो इजी लगेगा भी थोड़ा सा। क्वेश्चन नंबर 30 देखिएगा। जिस दिन मुझे लगेगा कि बिल्कुल आंसू निकालने आपके, मुश्किल भी डाल देंगे। वो इस तरह के मुश्किल होंगे फिर, लेकिन बहुत ज्यादा फिर उसका फायदा नहीं है, क्योंकि सिंपल बात है ना, पेपर में क्वेश्चन ज्यादातर इजी हैं, फिर मॉडरेट हैं, फिर डिफिकल्ट हैं कुछ क्वेश्चंस।
तो इजी टू मॉडरेट वाले आपके लिए सबसे ज्यादा जरूरी हो गए। अगर 30 में से 3 क्वेश्चन मुश्किल आएंगे, ठीक है आपको पता होने चाहिए, लेकिन वो 27 की आपकी प्रैक्टिस ज्यादा अच्छी होनी चाहिए। ये नहीं है कि मुश्किल क्वेश्चन कर रहे हो तो इजी अपने आप ही हो जाएगा, लैंग्वेज की आदत भी होनी चाहिए उसी पैटर्न की। क्वेश्चन नंबर 30 है, फ्रॉम अ पिजेशियन पर्सपेक्टिव द प्रोसेस ऑफ टेकिंग न्यू इंफॉर्मेशन इनटू द एग्जिस्टिंग बॉडी ऑफ नॉलेज इज कॉल्ड। एग्जिस्टिंग बॉडी ऑफ नॉलेज स्कीमा है, जो एग्जिस्टिंग नॉलेज है, वर्तमान ज्ञान है आपका, प्रीवियस नॉलेज है, पूर्व ज्ञान है, जो भी दिमाग में आपके स्टोर्ड इंफॉर्मेशन है। ठीक, अब प्रोसेस ऑफ टेकिंग इन न्यू इंफॉर्मेशन, आप नई इंफॉर्मेशन को ऐड कर रहे हो एग्जिस्टिंग इंफॉर्मेशन में, एग्जिस्टिंग स्कीमा में नए स्कीमा को ऐड कर दिया। लेकिन कौन से स्कीमा में? एग्जिस्टिंग। एग्जिस्टिंग एक पेन का स्कीमा है, मैंने एक नए तरह का पेन देखा और ऐड कर दिया, अच्छा हाँ ये भी पेन है, दिमाग में ऐड हो गया, अच्छा ये डिजिटल पेन है, ये भी ऐड हो गया। पेन का स्कीमा ऑलरेडी है, नई इंफॉर्मेशन को उसी में ऐड कर लिया, इसको एसिमिलेशन कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? एसिमिलेशन कहते हैं। अकोमोडेशन पे बहुत तेजी से लोग गए होंगे, देखना कितने % लोगों ने जवाब दिया। हाँ, 47% लोग समायोजन कह रहे हैं। हम जल्दी में इतने रहते हैं ना, क्योंकि हम वर्ड से याद कर लेते हैं, हमने टर्म से रट ली हैं चीजें, कॉन्सेप्ट नहीं बना रहे हैं हम, जल्दी में हैं हम, है ना। पेपर भी जल्दी में ही देंगे हम, गड़बड़ है वो, जल्दी करिए, जल्दबाजी नहीं, आप जल्दबाजी कर रहे हैं, समझिए जरा। फ्रॉम अ पिजेशियन पर्सपेक्टिव, प्याजे के पर्सपेक्टिव से या परिपेक्ष से, द प्रोसेस ऑफ टेकिंग न्यू इंफॉर्मेशन इनटू द एग्जिस्टिंग बॉडी ऑफ नॉलेज, जो आज की आपकी बॉडी ऑफ नॉलेज है, स्कीमा है ऑलरेडी, उसमें नए पर्सपेक्टिव को आपने ऐड कर दिया। तो एग्जिस्टिंग नॉलेज में कुछ भी नया ऐड होता है बिना मॉडिफिकेशन के, बिना प्रीवियस स्कीमा को चेंज करने किए, जो ये बात कह रहा है, हालांकि चेंज हर बार होता है। तो ये आत्मसातीकरण है, जब आप ओल्ड स्कीमा में कुछ नया ऐड कर रहे हैं, फिट कर रहे हैं नई इंफॉर्मेशन को एग्जिस्टिंग स्कीमा में। जब तक चेंज नहीं करना होता, मॉडिफाई नहीं लिखा हुआ, एडजस्ट नहीं लिखा हुआ, तब तक आप यहां एकोमोडेशन के साथ मत जाइए। ओल्ड स्कीमा में या एग्जिस्टिंग स्कीमा में, वर्तमान स्कीमा में कुछ ऐड करना एसिमिलेशन है। जब तक वो मॉडिफिकेशन, एडजस्टमेंट, मैनिपुलेशन, इस तरह की बातें नहीं कर रहा, तो मत जाइए एकोमोडेशन पे। थोड़े से कंफ्यूजिंग होते हैं ये वाले क्वेश्चन, लेकिन ये ट्रिक है जो 99% जगह पे काम कर जाएगी। 1% थोड़ी बहुत दिक्कत आपको हो सकती है, क्योंकि लैंग्वेज का ही खेल है। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी क्लास, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी क्वेश्चन। थैंक यू मैम वंस अगेन, धन्यवाद पीजी। चलिए आइए, तो यहाँ पे आंसर हो गया। अभी तो आपके 3 सवाल और हैं, एसिमिलेशन यानी थर्ड ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 31 देखिएगा, 31वां सवाल क्या कहता है। टोटल 33 क्वेश्चन हैं आपके, 2 सवाल और हैं, फिर हम जाएंगे 18th और 5th क्वेश्चन पे। आपको दिक्कत है, आई नो, फटाफट से बताइएगा और आगे बढ़ेंगे। आप लोग भी अभी जगे हुए हैं पूरी, मैं आप शादी कब कर रहे हो? साबिया पढ़ लो, या मैं इतनी मेहनत गला फाड़ फाड़ के पढ़ा रही हूँ, सुबह 3:45 बजे की उठी हुई हूँ, है दिन भर थक गई हूँ, घर पे काम कराया है, क्लासेस हुई हैं, बैक टू बैक प्रेपरेशन होती है क्लासेस की, है इतने साल बाद मैं अगर मेहनत करने की कोशिश कर रही हूँ, है रिटायरमेंट लेने के बावजूद, तो भी आप ये हरकतें करोगे? हैं, पढ़ लो यार। देखो एक बार करूंगी तो बता ही दूंगी ना, शादी छिप छिप की थोड़ी करूंगी। देखो, मीना हैज बिगन टू यूज वर्ड्स एंड, क्या पता कर भी लूं, you never know. Meena has begun to use words and started understanding that words represent objects. She is also beginning to reason logically, though she cannot perform conservation. According to Jean Piaget, which stage of cognitive development is Meena in? बताओ फटाफट से। मीना ने शब्दों का उपयोग करना शुरू कर दिया है और यह समझना शुरू कर दिया है कि शब्द वस्तुओं का प्रतिनिधित्व करते हैं। यानी व्हेन आई राइट PEN, तो ये पेन को दर्शाता है। हालांकि मैंने रॉकेट बना दिया है, ड्राइंग आपको बताइए मेरी एकदम माशाल्लाह टाइप की है, आई मीन बहुत ही बढ़िया है, आपको पता है, ये मैं सार्केस्टिकली कह रही हूँ, बहुत खराब है सच में। तो अगर मैं पेन की बात करूं, तो पेन अगर लिखा है तो इसका मतलब पेन होती है एक वस्तु। A फॉर एप्पल, A अगर लिखा है तो A फॉर एप्पल या एप्पल लिखा है तो दिमाग में एप्पल बनता है, यानी सिंबॉलिक थॉट है ये। क्योंकि लॉजिक नहीं आया है तो उससे पहले की स्टेज होगी, फिर तो लॉजिक आता है कॉन्क्रीट ऑपरेशनल में। 7 से 11 में ये प्री ऑपरेशनल है, सिंबॉलिक थॉट आ गया है। सिंबल्स के माध्यम से सीखना, लैंग्वेज के माध्यम से सीखना बच्चे ने शुरू कर दिया है। क्वेश्चन नंबर 32 देखिएगा, ये दोनों क्वेश्चन लास्ट के हैं आपके असर्शन रीजनिंग वाले। ये क्या कहता है, अभिकथन है अकॉर्डिंग टू पियाजे चिल्ड्रन इन दी प्री ऑपरेशनल स्टेज कैन एंगेज इन एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग। बिल्कुल गलत बात है। प्री ऑपरेशनल 2 से 7 वर्ष का बच्चा कहां से अमूर्त चिंतन करेगा? जो चीजें उसके सामने है ही नहीं वो कहां से उन पे विचार करेगा? अमूर्त चिंतन तो लास्ट स्टेज में आता है, फॉर्मल ऑपरेशनल में। तो ये तो गलत हो गया। रीजन क्या है? द प्री ऑपरेशनल स्टेज इज कैरेक्टराइज्ड बाय सिंबॉलिक थिंकिंग। हाँ, सिंबॉलिक थॉट आ जाता है, सिंबल्स के माध्यम से सीखना, ABCD या सिंबल्स को समझने लगता है बच्चा। शक्तिमान वाली जो बात बताई थी, डॉक्टर खेलने लगा, वो एक अलग तरह का प्ले है, बट सिंबॉलिक है। बट लैक्स दी एबिलिटी, प्रिटेंड प्ले में भी आता है, बट लैक्स दी एबिलिटी टू थिंक लॉजिकली। हाँ, लॉजिक की कमी होती है, एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग भी नहीं कर सकता, ये बात सही है, लेकिन A इज रॉन्ग। हाँ सही है,
तो ए इज फॉल्स, आर इज ट्रू। सही, ये इधर है ना, 82%। बहुत बढ़िया, 82% लोगों ने सही जवाब दिया। तालियां बजा दीजिए अपने लिए, घर में नाचना शुरू कर दीजिए खुशी से, और घर वालों से पिटिएगा फिर, मेरा उसमें कोई भी मेरी जिम्मेदारी नहीं होगी, क्योंकि वो कहेंगे रात के 11 बजे क्या माता आई है तुमको, है ना, आम भाषा में ऐसी तो बात करते हैं हम लोग। चलिए क्वेश्चन नंबर 33 देखिएगा। असर्शन यानी स्टेटमेंट क्या है? ईगोसेंट्रिज्म इज प्रोमिनेंट इन दी प्री ऑपरेशनल स्टेज अकॉर्डिंग टू पियाजेस थ्योरी। 2 से 7 वर्ष में बच्चा ईगोसेंट्रिक होता है, अहम केंद्रित होता है, सेल्फ सेंटर्ड होता है, जो चाहिए वही चाहिए, या जैसा वो महसूस करता है किसी चीज के बारे में, फेवरेट जो है उसका वही सबका होना चाहिए, ये बात सही है, अहम केंद्रित है। रीजन क्या है? रीजन है ईगोसेंट्रिज्म अलाउज चिल्ड्रन टू अंडरस्टैंड अदर्स पर्सपेक्टिव्स बेटर, यानी अहम केंद्रितवाद दूसरों के पर्सपेक्टिव को समझने में मदद करता है। ये कहना एकदम गलत होगा। तो ये बात तो सही है कि ईगोसेंट्रिज्म यहाँ पे प्रोमिनेंट है, तो ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स। कितने लोग दे रहे हैं? थर्ड ऑप्शन। हाँ भाई, ईगोसेंट्रिज्म होता है, लेकिन ये कहना कि ईगोसेंट्रिज्म दूसरे के पर्सपेक्टिव को समझने में मदद करता है, नहीं भाई, बल्कि यहां पे समझ नहीं पाते आप दूसरे का पर्सपेक्टिव। अच्छा, ईगोसेंट्रिज्म आपका एडोलेसेंस में भी होता है, मैं आपको बता देती हूँ, किसी मॉक टेस्ट में उस पर भी क्वेश्चन दूंगी। एडोलेसेंट ईगोसेंट्रिज्म मैंने कराया है पहले, किसी आपके जो भी ये सीडीपी वाले टेस्ट चल रहे हैं ना, जो हम डिस्कस कर रहे थे। एक ईगोसेंट्रिज्म एडोलेसेंस में भी होता है, एडोलेसेंट ईगोसेंट्रिज्म। एडोलेसेंस समझ रहे हो, वो था 2 से 7 वर्ष में, प्री ऑपरेशनल वाला, जिसमें बच्चा सेल्फ सेंटर्ड है। ये अलग तरह का सेल्फ सेंटर्ड है कि वो किशोरावस्था में या तो वो पर्सनल फेबल यानी वो अपनी ही कहानियों में रहता है कि वो तो लिटा के भी जो है वो गाड़ी चलाएगा तो उसको कुछ नहीं होगा, वो तो यूनिक है, वो तो अजर अमर है, उसको कुछ नहीं होने वाला। इस तरह का वो अपने आप को इतना यूनिक समझता है। दूसरा आपका होता है एक, क्या होता था मैं खुद ही भूल गई, बताते बताते याद आ रहा है कुछ? कोई कह रहा है अभी भी हो रहा है, बहुत बढ़िया, उनको होगा, देखो। दूसरा इसमें होता था यार, मैं खुद ही भूल गई हूँ। हाँ, इमेजिनरी ऑडियंस होता था। इमेजिनरी ऑडियंस, मेमोरी धोखा नहीं देती, याद दिला ही देती है। इमेजिनरी ऑडियंस, देखो आप लोग, वो कह दूं जो टीचर्स कहते थे पुराने वाले, मैं तो आपको चेक कर रही थी जब कुछ याद ना आए तो फटाफट से लिख रहा, एक बंदा नहीं लिख रहा है कि, या बंदी नहीं लिख रही है कि इमेजिनरी ऑडियंस। आज से कुछ साल पहले जब हम डिस्कशन किया करते थे, इतनी देर में लोग लिख देते थे। आप लोग पढ़ते कम हो, यूट्यूब पे ज्यादा रहते हो, इससे ये पता लगा है। वर्षा का सिर्फ एकमात्र मैसेज आया है, वो भी अब जाके, वर्षा बादयाल का इमेजिनरी ऑडियंस। इमेजिनरी ऑडियंस होता है काल्पनिक दर्शक, यानी बच्चे को लग रहा है, यानी एडोलेसेंट को लग रहा है, 12 से 18 वर्ष का जो ये है टीनेजर, इसको लग रहा है अगर एक पिंपल मेरे को हो गया या मेरी ड्रेस पे कुछ लग गया, चाय कॉफी, तो सब मुझे ही देख रहे हैं। 2 लोग आपस में किसी पार्टी में बात कर रहे हैं, मेरे बारे में बात कर रहे हैं, पूरे स्कूल का ध्यान मेरे ही हेयर स्टाइल पे है आज, यानी उसको लग रहा है सब उसे देख रहे हैं, इमेजिन कर रहा है वो ऑडियंस को, कल्पित दर्शक जिसको हम कहते हैं। और पर्सनल, ये 2 प्रकार का एडोलेसेंट ईगोसेंट्रिज्म होता है पियाजे के अकॉर्डिंग। और पर्सनल फेबल है वो अपनी ही कहानियों में, अपनी ही दुनिया में, अरे मैं तो बस मैं हूं, मुझे कहाँ एक्सीडेंट होता होगा दूसरों का, मैं तो बिना हेलमेट के भी चलाऊं तो क्या होगा, इस तरह की फालतू दुनिया में वो रहता है कई बार, तो उसको ठीक करने की जरूरत होती है टाइम्स। पर्सनल फेबल मतलब बातचीत करके ठीक करने का मतलब ये नहीं है किसी और तरीके से। तो ये थे आपके 33 क्वेश्चंस। आउट ऑफ 33 कितने क्वेश्चंस आपके ठीक हुए? लाइक शेयर सब्सक्राइब आप कर दीजिएगा, होपफुली सेशन आपको पसंद आया होगा। 5th और 18th क्वेश्चन मुझे याद है अच्छे से, लेट्स डिस्कस। आते हैं 5th और 18th, पहले शुरुआत में ही चलते हैं। 5th और 18th, 5th था ये, ठीक है जी, देखो सीधा निकाल दिया जादू से वही क्वेश्चन। असर्शन क्या है? स्टेटमेंट है द क्वांटिटी ऑफ थॉट्स ऑफ चिल्ड्रन इज द सेम एज अडल्ट्स एंड द क्वालिटी ऑफ थॉट्स इज डिफरेंट। क्वालिटी अलग होती है, हाँ ये ट्रू तो है ये बात, सत्य वचन। रीजन क्या है? द स्टेज ऑफ जीन पियाजेस आर यूनिवर्सल एंड इनवेरिएंट। हाँ दोनों सही है, लेकिन ये इसके बारे में बात नहीं कर रहा। तो ए इज ट्रू, आर इज ट्रू, बट रीजनिंग इज नॉट ट्रू। ए एंड आर बोथ आर ट्रू, बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। सही तो है ये लोग कौन सा दे रहे हैं जवाब बताओ? वेरी गुड, शाबाश निशा, आग लगा दो दुनिया में, नहीं मतलब मत लगाना। देखो ए एंड आर बोथ आर ट्रू, देना दोबारा से दो, मुझे पता लगेगा कहां कंफ्यूजन थी इसमें। सही तो है, या हमने कोई और आंसर लगा दिया था पहले? लगा दो पोल आलसी, कह रही है अब तो सही दे देंगे। 29 आ रहे हैं, हाँ अभी आप बताना करियर विल पर क्यों नहीं पढ़ा रही है मैम? बिल्कुल, आज सारे बैचेस में क्लास हुई है, संदेश एक बार चेक करना, बहुत ही मेहनत करके बढ़िया से नया टॉपिक कराया है आपको, एक बार देखना, तभी तो थक गई। 91%, हाँ तो हो सकता है ये गलती से दे दिया हो मैंने पिछली बार, वो फ्लो में हो गया होगा, बोला सही ही होगा, ठीक। तो 4th ऑप्शन सही तो है। अब आते हैं 18th क्वेश्चन पे। कितना 18th? जादू से एग्जैक्ट 18th निकाल देंगे, देखा। आइए क्वेश्चन नंबर 18 देख लेते हैं, इसमें भी दे दो पोल प्लीज,
मैं एक घूंट पानी पी लेती हूँ, लास्ट बचा है वैसे भी, अभी डिनर भी नहीं किया है। आ जाइए। अ क्लास वॉज आस्क्ड टू डिफाइन स्कीमा, हु डिफाइंड, 5 बजे तो क्लास चल ही रही है बैक टू बैक। अगर हम देखें, अ क्लास वॉज आस्क्ड टू डिफाइन स्कीमा, हु डिफाइंड इट प्रॉपरली? रीमा। स्कीमा की बात हो रही है कि स्कीमा के बारे में किसने सही से डिफाइन किया है। रीमा कह रही है ह्यूमन बींग्स अडेप्ट टू देयर एनवायरमेंट एंड देयर थिंकिंग ऑल्सो अडेप्ट टू दी चेंजेस दे एक्सपीरियंस, दीज चेंजेस आर कॉल्ड स्कीमास। यानी ह्यूमन बींग्स जो है वो अडेप्ट करते हैं अपने एनवायरमेंट में, और जो उनकी थिंकिंग है वो ऑल्सो अडेप्ट करती है जब वो अपने अनुभव चेंज करते हैं। दीज चेंजेस आर कॉल्ड स्कीमा। हाँ यार, सही तो लग रही है इसकी बात रीमा की। फिर भी रीटा को और पढ़ लेते हैं। ऑल लर्निंग एंड नॉलेज आर बेस्ड ऑन दी बेसिक मेंटल स्ट्रक्चर्स चिल्ड्रन आर बॉर्न विद आर कॉल्ड स्कीमास। चिल्ड्रन आर बॉर्न विद नहीं भाई, अपडेट भी तो होंगे। रेखा कह रही है ऑल्टरिंग एग्जिस्टिंग आइडियाज एज अ रिजल्ट ऑफ न्यू इन्फॉर्मेशन। ना 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 मुन्ना ना। तो फिर इस हिसाब से तो यार हमें रीमा के साथ जाना पड़ेगा, और रेखा भी यहाँ पे है ऑप्शन में। रेखा क्या कह रही थी? रीमा, रेखा तो नहीं होंगी, खैर ये तो एकोमोडेशन की बात हो रही है, तो ओनली रीमा इज द राइट ऑप्शन। और ये सही आंसर जो है हम उसमें भी लगवा देंगे आपको, कल जो पीडीएफ है वो भी कल ही सेंड करा देंगे, डिले हो गए हैं काफी सारे। चलिए खैर, आउट ऑफ 33 क्वेश्चंस आपके क्वेश्चंस कितने ठीक हुए हैं वो आप बताएंगे 33 में से कमेंट सेक्शन में इस वीडियो के नीचे। कल मिलते हैं, होपफुली कल मिलेंगे हम लोग, कल मिलेंगे वैसे। और न्यू बैच कब स्टार्ट होगा बता देंगे। अभी तो पेडागोजी स्पेशल में भी एडमिशन ओपन है, सीटेड बैचेस में भी एडमिशन ओपन है, आई थिंक DEET+B के बैचेस में भी होंगे। एक बार करियर विल ऐप डाउनलोड करके टीचिंग सेक्शन में जाके नीचे स्क्रॉल करके कौन से बैच ओपन है वो आप देख लेना, मुझे खुद भी याद नहीं है। चलिए आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच। होपफुली आपको मजा आया होगा सेशन में। कल मिलते हैं 9 बजे शाम को, होपफुली कल ही मिलेंगे, मतलब मिलेंगे कल तो, फ्राइडे को छुट्टी रहेगी, फ्राइडे सैटरडे, बाकी कल मिलेंगे। मैं कोशिश कर रही हूँ जितना रेगुलर हो पाऊँ, फिर भी बीच में थोड़ा थोड़ा गैप आ जा रहा है, बट ये गैप भी मैं कम कर दूंगी 2-4-6 दिन में नेक्स्ट वीक से, है ना। चलिए कल